AH21 हिंदी अध्याय 201 भूतविद्या। एड्रियन ने देखा कि सिस्टम ने सामान्य जानवर की जगह प्राणी शब्द का इस्तेमाल किया था। लड़ाई के दौरान एक त्वरित विश्लेषण से उसे जो पता चला उससे उसे इस बात का सुराग मिला कि ऐसा क्यों किया गया। विश्लेषण रैंक 6 स्टार, तत्व अंधकार, गुण अत्यधिक पुनर्योजी क्षमताएं और कुछ बुद्धिमत्ता रखता है। टिप्पणी इसका अस्तित्व एक नियंत्रित नेक्रोमेंसर की उपस्थिति का सुझाव देता है। इस टिप्पणी से उसे डर लगा। हो सकता है उसने इस दुनिया में नेक्रोमेंसर के बारे में सुना भी ना हो, लेकिन वेबनोवेल पर पढ़ी गई काल्पनिक किताबों और अपने पिछले जन्म में शायद किसी और मनोरंजन से उसे इस शब्द का मतलब अच्छी तरह पता था। एक नेक्रोमेंसर, मुझे इसकी तह तक जाना होगा। वह नायरा से मिलने जमीन पर उतरा, जो पहले से ही एक घायल गार्ड को खड़ा करने में मदद कर रही थी। और भी एल्व्स आ गए थे और स्थिति को संभालने, घायलों की देखभाल करने और चौक को सुरक्षित करने में लगे थे। जैसे ही नायरा की नज़र उसकी नज़रों से मिली, उसका वो डर सामने आ गया जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। बाकी लोग, मेरे पापा, हमें तुरंत जंगल जाना होगा। एड्रियन ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। मैं जंगल जा रहा हूँ, उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम यहीं रहोगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। हमें नहीं पता कि इन हमलों का स्रोत क्या है या ये जीव कितने हैं। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि एल्ड्रिथ और हमलों से सुरक्षित है। कोई और हमला किसी भी पल आ सकता है। आपका कर्तव्य यही है, अपने लोगों की रक्षा करना। उसने उसे अपनी इन्वेंट्री से एक मैना डिटेक्टर दिया। अगर कोई और राक्षस दिखाई दे तो उसकी शक्ति का स्रोत उसका कोड है। इससे उसे ढूंढने की कोशिश करो, ये तुम्हें कुछ हद तक मैना का पता लगाने में मदद कर सकता है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हमला करके उसकी कमजोरी ढूंढो। अगर इससे भी काम न बने तो अपनी जान से शुरुआत करके जितना हो सके उतने लोगों की जान बचाओ और इसी से मुझे फ़ोन करो। उसने अपनी इन्वेंट्री से एक कम्युनिकेटर भी निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। मैं तुम्हारे साथ एक मानसिक संपर्क बनाने की कोशिश करूंगा ताकि अगर इसका इस्तेमाल करने का मौका न मिले तो हम सीधे बात कर सकें। नायरा ने भावशून्य भाव से डिवाइस स्वीकार कर लिया। वह पहले से ही डिवाइस का इस्तेमाल करना जानती थी, लेकिन उसकी आखिरी बात सुनकर वह हैरान रह गई। एक दिमागी लिंक। हाँ, एड्रियन की आवाज़ उसके मुंह से नहीं बल्कि सीधे उसके सिर के अंदर से निकली, जिससे वह इतना चौंक गई कि उसके हाथ से कम्युनिकेटर लगभग गिर गया। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा। उसे पता था कि उसके पास एक पल भी नहीं बचा है। इसलिए स्तब्ध राजकुमारी पर एक आखिरी आश्वस्त नज़र डालकर वह फिर से आकाश में उड़ गया। तारांकन तारांकन तारांकन। जैसे ही एड्रियन आकाश में उड़ रहा था, उसने अपनी इच्छा शक्ति को अंदर की ओर केंद्रित किया तथा अपनी चेतना को आत्मा छापों के अदृश्य धागों के माध्यम से आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने 8 में से 7 जागीरदारों के साथ एक साथ संपर्क स्थापित किया, जो एक बहु चैनल कॉन्फ्रेंस कॉल थी जो पूरी तरह से उनके मन में चल रही थी। वहाँ क्या चल रहा है? उसने पूछा। उसकी मानसिक आवाज़ शांत और सहज थी, जिससे कोई डर न लगे। मास्टर वॉन ने सबसे पहले जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। कोई दिक्कत है क्या? मुझे मत बताना कि तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया है। हम ठीक हैं मालिक, क्या कोई समस्या है? आप हमें कई दिनों तक बिना कुछ कहे छोड़ देते हैं और अब आपको अपने वफादार लोगों की याद आती है। एली की आवाज़ ने बातचीत को बीच में ही काट दिया। चुप रहो चार्ल्स, क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरा लड़का व्यस्त है? उसे सांस लेने दो। एड्रियन को ज़ारियन में स्थिति स्थिर होने की पुष्टि के लिए और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं थी। ये जानी पहचानी बातचीत ही सबसे बड़ा सबूत थी जो वह मांग सकता था। ये जानकर खुशी हुई कि आप सब कुशल मंगल हैं, उसने समूह को जवाब भेजा। मैं एल्ड्रिथ में एक समस्या से निपट रहा हूँ। सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दीजिए। पूरी तरह सतर्क रहिए। मुझे नहीं लगता कि ज़ारियन निशाना है, लेकिन किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहिए। अगर कुछ भी हो तो इस लिंक के जरिए मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। लोगों का, खासकर सेरेना का, ध्यान रखना। जिस क्षण उन्होंने अपना संदेश दिया, उन्होंने अपने सूट के थ्रस्टर्स में अधिक ऊर्जा डाल दी, जिससे मानसिक लिंक सक्रिय हो गया ताकि जरूरत पड़ने पर वे उन तक पहुंच सकें। वे ज़ारियन को निशाना नहीं बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, उसने सोचा। उसकी चिंता के बावजूद राहत की एक किरण उभरी। उसने अपनी गति बढ़ा दी और कुछ ही देर में वह युद्ध स्थल पर पहुंच गया। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम सी गईं। खुशकिस्मती से चारों हाई एल्व्स जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं थी। वे कम से कम 40 भयावह पुनर्जीवित अंधकार में राक्षसों के विरुद्ध एक हताश घुमावदार युद्ध में उलझे हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे जीत नहीं रहे थे। ये समाशोधन तात्विक जादू और छटपटाती छाया का एक अव्यवस्थित कैनवास था। उन्होंने मिलकर काम किया, विनाशकारी जादू की शानदार लहरें छोड़ीं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वे रेंगती हुई धुंध से फिर से संगठित हो गए।
राक्षस पुनः उत्पन्न होते रहे और उनकी संख्या कभी कम नहीं हुई, तथा उच्च एल्वे स्पष्ट रूप से उनकी भारी क्षति से अभिभूत होने लगे थे। कभी कभी कोई प्राणी अपनी लंबी पतली भुजाओं का उपयोग करके ऊपर पहुंचता और आकाश से उनमें से किसी पर वार करता, लेकिन उनके विशाल युद्ध अनुभव के कारण वे मुश्किल से ही सही, लेकिन बच पाते। लड़ाई में जीवित रहने के लिए उनकी रणनीति हताश होकर पीछे हटने की थी। वे शक्तिशाली हमला करते, राक्षसों के आगे बढ़ने पर सांस लेने के लिए पीछे हट जाते और जब मौका मिलता तो अचानक हमला करने के लिए गोता लगाते। यह अराजक, परिवर्तनशील लड़ाई ही थी जिसने दुर्भाग्यवश एक प्राणी को उनसे बचकर राजधानी तक पहुंचने की अनुमति दे दी। एड्रियन ने एक पल भी सोचने में समय नहीं लगाया। उसने कार्य किया। मैं तुम्हें अभी लड़ाई से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रहा हूं। शांत रहो और विरोध मत करो। अचानक आए आवाज से उच्च कल्पित प्राणी क्षण भर के लिए विचलित हो गए, लेकिन जब उन्होंने अपना सिर घुमाया और कुछ दूरी पर आकाश में मंडराते एड्रियन को देखा तो उनके थके हुए चेहरों पर गहरी राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने देवी को धन्यवाद दिया और उन पर पूर्ण विश्वास करते हुए धैर्यपूर्वक उनके हस्तक्षेप की प्रतीक्षा की। एड्रियन तुरंत उनके पास पहुंचा। उसकी गति धुंधली थी। वह वामिर के कंधे पर हाथ रखकर स्टोरेज चालू करके उड़ता हुआ आगे निकल गया। वामिर ने पुल स्वीकार कर लिया और गायब हो गया। उसने दूसरों के साथ भी ऐसा ही किया, युद्धभूमि में अछूते शान से घूमता रहा और उनकी मानसिक स्वीकृति पर एक एक करके एल्वेन लॉर्ड्स को इकट्ठा करता रहा। भंडारण 4/20 इकाइयां संग्रहित। उनमें से अंतिम को सुरक्षित रखने के बाद वह फिर से ऊपर की ओर चढ़ गया। सभी 40 जानवरों का क्रोध अब पूरी तरह से उस पर केंद्रित था। चारों तरफ से उसकी ओर छायादार प्रक्षेपास्त्रों और लोभी आक्रमणों का एक तूफान आया। उसने सीधे उस हमले का सामना किया। उसकी बाहें भंवर काउंटर की तरह सुंदर गति में हिल रही थीं। वह तूफान की आंख बन गया, जिसने काले जादू की बौछार को पकड़ लिया और उसे पुनः निर्देशित कर दिया। बूम! उनके अपने हमले, जो उसके कौशल से प्रवर्धित और पुनर्निर्देशित हो गए थे, उन पर वापस लौट आए। कई जीव पीछे की ओर उड़ गए और उनके अस्थिर शरीर उनके संयुक्त हमले के बल से बड़े बड़े छेदों से भर गए। एड्रियन ने हार नहीं मानी। उसने बस अपनी गति बढ़ा दी। उसकी आंखें चमकदार, विश्लेषणात्मक नीले रंग की चमक से चमक रही थीं, जैसे वह पुनर्जीवित जीवों की भीड़ के बीच से गुजर रहा हो। उसका दिमाग युद्ध के मैदान को सुपर कंप्यूटर की तरह समझ रहा हो। वूश, झप, पश्श! वह प्रतिशोध का प्रेत था। वह अपनी ऊर्जा बड़े, विनाशकारी हमलों पर बर्बाद नहीं करता था। वह प्रेत कदमों का इस्तेमाल करके हर प्राणी के पास पल भर के लिए प्रकट होता था और उसकी मन गन पहले से ही उनके शरीर में छिपे मूल पर निशाना साधे रहती थी। हर एक के लिए संघनित मन का एक ही शॉट काफी था। वह एक से दूसरे पर इतनी अमानवीय कुशलता से आगे बढ़ता था कि वह किसी भी बेरसिर के क्रोध से भी ज्यादा भयानक था। कुछ ही मिनटों बाद वह उन सभी से निपट चुका था। जंगल का फर्श, जो पिछली लड़ाई के कारण गड्ढों से भरे नरक में तब्दील हो गया था, अब भयावह रूप से खाली था। सभी जीव हानिरहित काली धूल में विलीन हो गए तथा पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। एड्रियन नीचे उतरा, लेकिन सतर्क रहा। दूषित जमीन से कुछ मीटर ऊपर मंडराता रहा। उसने अभी तक हाई एल्व्स को वापस नहीं बुलाया था। वह विश्लेषण कर रहा था कि इस अचानक समन्वित हमले का क्या मतलब होगा। नेक्रोमेंसर कौन था? उनका लक्ष्य क्या हो सकता है? मुझे ढूंढना होगा। रंबल! वह बीच में ही सोच में पड़ गया जब उसकी ओमनिसेंस ने उसके ठीक नीचे जमीन से ऊर्जा का एक विशाल उछाल महसूस किया। इससे पहले कि एड्रियन समझ पाता कि क्या हो रहा है, दर्जनों की संख्या में छटपटाती हुई छायाएं बाहर निकल आईं। उसने स्वयं को और अधिक काले प्राणियों की भीड़ के बीच पाया, और इस बार वे पहले से कहीं अधिक भयंकर और संख्या में दिख रहे थे। विशालकाय जानवरों के कंकाल, विकृत प्रेत तथा कम से कम उसी प्रकार के कुछ और जानवर जिनसे उसने पहले भी लड़ाई की थी, अचानक हवा से प्रकट हो गए थे और उसे पूरी तरह से घेर लिया था। तारांकन, तारांकन, तारांकन! मुझे यकीन नहीं है कि आप में से अधिकांश ने लेखक के नोट्स पढ़े हैं, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इसे यहाँ करूँगा। इससे निश्चित रूप से सिक्के की लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी। हमारे अद्भुत समर्थकों पर मासिक स्पॉटलाइट का समय। इस महीने के शीर्ष गोल्डन टिकट योगदानकर्ता: ग्रेटर दैन जॉन M12, ग्रेटर दैन आनिंजा 9, ग्रेटर दैन जॉन 57867। इस महीने के शीर्ष पावर स्टोन्स योगदानकर्ता: ग्रेटर दैन क्वाड्राकेल्स, ग्रेटर दैन ओरियने MR, ग्रेटर दैन डाकाकन, ग्रेटर दैन केजेलडोर, ग्रेटर दैन रवि। इसके अलावा औरानोवा सबसे अधिक उपहार देने और सबसे अधिक टिप्पणियां करने के लिए भी जाना जाता है। इस रचना को पढ़ने और इसकी सराहना करने वाले हर एक व्यक्ति का धन्यवाद। आप ही की वजह से मैं लिखता रहता हूँ। नेक्रोमेंसी 2। एड्रियन ने एक सांस भी बर्बाद नहीं की। विश्लेषण सहज रूप से सक्रिय हो गया। उसकी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थीं क्योंकि डेटा उसके दिमाग में भर रहा था। विश्लेषण: रैंक 9 स्टार, तत्व अंधकार, ...
उनमें से हर एक 9 स्टार रैंक का था। एड्रियन का जबड़ा कस गया। ये वो चारा नहीं थे जिन्हें उसने पहले काटा था। हवा उनकी सामूहिक आभा से कांप उठी। लेकिन बस तुरंत उसने उन्हें दबाने के लिए अपनी आभा छोड़ी। उसकी आभा उनकी आभा को खत्म करने में कामयाब रही, लेकिन बस इतना ही। वे उतने प्रभावित नहीं दिखे जितनी एड्रियन ने उम्मीद की होगी, इसलिए उसके पास उनसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। भीड़ ने उसे सोचने का भी मौका नहीं दिया। एक विशालकाय कंकालनुमा जानवर, जो किसी विकृत विशालकाय जानवर जैसा दिख रहा था और जिसकी रीढ़ की हड्डी से नुकीली हड्डियां निकली हुई थीं, पहले हमला किया। फहुम! उसके गरजते कदमों से धरती फट गई और उसने एक तने जैसी उपान को छाया की लपटों में लपेटकर उसकी ओर घुमाया। एड्रियन ने अपने सूट के थ्रस्टरों से एक जोरदार विस्फोट करके हमले को टाल दिया। जहां हमला हुआ वहां की हवा में गर्मी फैल गई। उसके ठीक पीछे एक प्रेत ने उस पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे एड्रियन को जवाब देने के लिए अपनी मनगन उठानी पड़ी और सघन विस्फोटों की बौछार करनी पड़ी। जैप जैप पश्श! गोलियां सटीक लगीं, कंकालनुमा जानवर की कलाई में जहां उसका कोर स्थित था, भेद गईं और नीली रोशनी के साथ फट गईं। लेकिन पहले की तरह कोर पूरी तरह से नहीं टूटे। धमाकों से उनमें सिर्फ दरारें पड़ गईं। राक्षसों का पुनर्जनन धीमा पड़ गया, लेकिन रुका नहीं। परछाइयां लगभग तुरंत ही फिर से जुड़ गईं और घाव एक घिनौनी फुहार के साथ भर गए। अरे, इस बार मैना गन काफी नहीं है, एड्रियन को निराशा में एहसास हुआ। उसे अपना आंतरिक मैना बर्बाद करना भी ठीक नहीं लगा, इसलिए एड्रियन के पास गन को अपनी इन्वेंटरी में वापस करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मुझे और अधिक मारक क्षमता की आवश्यकता होगी। पास जाने के अलावा कोई विकल्प न होने पर उसने फैंटम स्टेप्स को सक्रिय कर दिया और जैसे जैसे वह अराजकता के बीच से आगे बढ़ा, उसका रूप धुंधले होते हुए पीछे की छवियों में बदल गया। पहला लक्ष्य एक पुनर्जीवित प्राणी था जो अपनी लंबी भुजाओं से उस पर झपटा। उसके पंजे चाबुक की तरह फैले हुए थे ताकि उसे फंसा सके। एड्रियन ने उसका सीधा सामना किया और वोर्टेक्स काउंटर के लिए अपनी मुट्ठियों में मन को भर लिया। उसकी हथेलियां हवा में घूम गईं, पंजे के वार को पकड़ लिया और उसकी गति को मोड़ दिया, जिससे वह जीव अपने साथियों के झुंड में जा गिरा। इस टक्कर से वे अंग प्रत्यंग और छाया की उलझन में फंस गए, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए। मौके का फायदा उठाते हुए एड्रियन ने एक मार्शल बहिराज शुरू कर दिया। उसके हाथ ट्विन ड्रैगन स्पाइरल के बहते हुए पैटर्न में हिल रहे थे। इस प्रहार से राक्षस का मूल नष्ट हो गया, वह धूल में बदल गया और लड़ाई से बाहर हो गया। युद्ध जल्द ही रक्षा और आक्रमण के बवंडर में बदल गया। एड्रियन ज्वार की लहर के सामने एक अकेला किला था। फिर भी हर एक को गिराने के साथ और भी लोग उसके करीब आ रहे थे। प्रेतों के एक समूह ने एक साथ मिलकर हमला किया, अपने रूपों को एक विशाल छाया भंवर में विलीन कर दिया जो उसे एक ब्लैक होल की तरह खींच रहा था, उसे अपनी गहराई में कुचलने की धमकी दे रहा था। एड्रियन ने खिंचाव का प्रतिरोध करने के लिए सूट के बूस्टर का उपयोग किया, फिर एक विस्तृत चाप भंवर काउंटर के साथ जवाबी कार्रवाई की। भंवर के अपने बल को इसके खिलाफ घुमाया और मिश्रित आतंक को हानिरहित झोंकों में फैला दिया। कुछ मिनट बीत गए और धीरे धीरे भीड़ कम होती गई। आखिरी जानवर का अंत तब हुआ जब एड्रियन ने बाईं ओर छल किया, उसे अपनी ओर खींचा और मन से भरपूर एक अपरकाट सीधे उसके माथे पर मारा, जहां उसका केंद्र स्थित था। बधाई हो, आपने एक जादुई प्राणी को मार डाला है। जादुई क्रिस्टल सफलतापूर्वक प्राप्त। इस बार एड्रियन ने आराम नहीं किया। इसके बजाय उसने हवा में मंडराना चुना ताकि अगर और हमले होते तो वह उन्हें देख सके। हालांकि इसकी संभावना है, लेकिन ऐसा दोबारा होना तर्कसंगत नहीं है। रंबल! मानो उसके विचारों का मजाक उड़ाते हुए जमीन फिर से गाने लगी। इस बार यह ज्यादा गहरी और गहन थी और जंगल की नींव हिला रही थी। इस बार जीवों की संख्या सैकड़ों में थी, एक ऐसा उमड़ता हुआ समूह जिसने जंगल की जमीन को ढक दिया था। हालात और भी बदतर तब हो गए जब एक जीव अलग से खड़ा था। विश्लेषण, रैंक उत्कृष्ट, तत्व अंधकार, ... वह पारलौकिक दैत्य अचूक था। वह एक विशालकाय प्रेत था जो एक अंधेरे पत्थर की तरह ऊंचा था। उसकी आकृति एक घूमती हुई खाई जैसी थी और उसकी लाल आंखें उसकी आत्मा को भेद रही थीं। इसके चारों ओर कंकाल, प्रेत और संकर जानवर थे जो सबसे बुरे रूप में एक साथ थे। एड्रियन का खून ठंडा हो गया। यह असंभव है। वे इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? वह युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन फर्क तुरंत ही दिखाई देने लगा। इन राक्षसों ने उसकी रणनीति अपना ली। एक कंकाल ने उसकी अनुनाद मुट्ठी को एक अस्थि ढाल से रोक दिया, जिसने ऊर्जा को अवशोषित और परावर्तित कर दिया, जिससे उसे अपने ही प्रवर्धित हमले से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह किसी राक्षस के वशीभूत होकर लड़ता रहा। फैंटम स्टेप्स उसे अंतरालों से गुजारते रहे। उसकी युद्ध तकनीकें तेजी से विकसित होती रहीं। एक घूमती हुई एड़ी की किक जिसने एक संकर के तंबू को चकनाचूर कर दिया, उसे धूल में मिला दिया। एक रक्षात्मक चक्कर जिसने छायादार बोल्टों के तूफान को पुनर्निर्देशित कर दिया, उसे सांस लेने की जगह दी। ट्रांसेंडेंट इकाई निष्क्रिय नहीं रही, उसने पूरे क्षेत्र में हमले शुरू कर दिए।
काली ऊर्जा की लहरें जिसने हवा को ही भिगो दिया, जिससे एड्रियन को बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। और यह साफ था कि उसके लिए यह आसान नहीं था। स्थायित्व 78%। क्या आप सोलर पैनल लगाने पर विचार कर रहे हैं? यहाँ जानिए क्या है आपकी मदद। वरिष्ठ नागरिक जीवन, आनंदमय सेवानिवृत्ति के लिए आराम और देखभाल। ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता, एड्रियन ने सोचा, एक कंकाल की धरती को हिला देने वाली ठोकर से बचने के लिए, जिसने जमीन को दरारों में बदल दिया था। ये साफ है कि वे भूत विद्या की उपज हैं, लेकिन इससे सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। उन्हें नियंत्रित करने वाला भूत विद्याविद कहाँ है? एड्रियन को इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि इस दुनिया में भूत विद्या कैसे काम करती है। लेकिन सार्वभौमिक नियम लागू होते थे, हर चीज़ के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिस पर वह हमेशा विश्वास करता था। इस अंतहीन भीड़ को किसी न किसी चीज़ की शक्ति तो चाहिए ही, ठीक वैसे ही जैसे उनके मूल ने उनके पुनर्जनन का प्रबंधन किया था। यदि यह आह्वान है तो इसमें एक जलाशय, एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। किससे? एड्रियन के लिए संघर्ष और भी तेज हो गया। उसके हमले ठीक उनके केंद्र पर हुए, जिससे दर्जनों सैनिक मारे गए, लेकिन हताहतों की संख्या बढ़ती गई। एक संकर जानवर के पंजे ने उसके शरीर को खरोंच दिया और युद्ध शुरू होने के बाद से उसके सूट से कई बार चिंगारियां निकलीं। स्थायित्व 62%। उसने मुक्कों की झड़ी लगाकर जवाबी हमला किया, जिससे उसका केंद्र चकनाचूर हो गया, लेकिन और भी ज्यादा झुंड में आ गया। शीर्ष ने पूरी तरह विस्मृति की किरण छोड़ी, जिससे उसे बचने के लिए थ्रस्टर जलाने पड़े। एड्रियन के लिए यह बहुत भारी हो गया और स्पष्ट युद्ध योजना के बिना लड़ाई निरर्थक होती जा रही थी। वह सभी जानवरों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उसके लिए और भी जानवर आएंगे। एड्रियन जानता था कि उसे राहत की तलाश करनी होगी। बूम! ट्रांसेंडेंट रेत आभा तरंग के सीधे प्रहार ने उसे वापस जमीन पर पटक दिया। स्थायित्व 56%। मैं इसे सीधे नहीं जीत सकता। अब समय आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं। वहां से निकलना आसान नहीं था। राक्षसों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, उसकी उड़ान के रास्ते में फंसने के लिए उसकी प्रतानें ऊपर उठ रही थीं और कंकाल उसे रोकने के लिए अस्वाभाविक फुर्ती से उछल रहे थे। उन्होंने एक हताश भंवर काउंटर के साथ विस्फोट किया, एक मार्ग को साफ करने के लिए एक बहिराज को पुनर्निर्देशित किया, फिर अपने थ्रस्टर्स को पूरी शक्ति से प्रज्वलित किया। परछाइयों ने उसे पकड़ लिया, उसके सूट के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ दिए, लेकिन वह मुक्त हो गया, ऊंची उड़ान भरते हुए दूर चला गया और अपने और भीड़ के बीच कीमती दूरी बना ली। आकाश में हाँफते हुए एड्रियन का मन घूम गया। अनंत नहीं, कुछ भी सचमुच अनंत नहीं है। ऊर्जा का स्रोत, वह सीमित होना ही चाहिए। हो सकता है कि वह छिपा हो, लेकिन वे इतनी जल्दी और इतनी शक्ति से कैसे प्रकट हो रहे हैं? तभी एड्रियन की आंखें चटक नीले रंग की चमक उठीं, या यूं कहें कि एहसास से चमक उठीं। उसे ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है, या यूं कहें कि उसे अंदाजा था कि पहेली का कोई टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पलटा और युद्ध क्षेत्र की ओर वापस चला गया। नेक्रोमेंसी 3। एड्रियन युद्धभूमि की ओर तेजी से वापस लौटा, उसका सूट प्रतिशोध के ब्लेड की तरह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब एड्रियन का दिमाग उस घटना से प्रभावित हो चुका था। ये सब तो समझ में आता है, उसने अवलोकन और तर्क के टुकड़ों को जोड़ते हुए सोचा। और अगर मैं सही हूं तो इस सब का मूल एक शक्ति स्रोत है जो कहीं से मन को खींच रहा है। चाहे वह कुछ भी हो, मुझे उसे अलग करना होगा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी योजना बनती गई। अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसकी इन्वेंट्री में मौजूद जादुई ग्रेनेड कीमती थे, क्योंकि वह उन्हें सीमित मात्रा में ही प्राप्त कर सकता था। जंगल के शक्तिशाली निवासी कम होते जा रहे थे और मैगीटेक सभ्यता के अपने भव्य सपने को साकार करने के लिए उसे जादुई क्रिस्टलों के हथियारीकरण को कम करना पड़ा। लेकिन ये ज्ञान कि यह इसे हमेशा के लिए समाप्त करने का एक मौका था और बदले में अधिक क्रिस्टल प्राप्त करने का मौका था, ने एड्रियन के संकल्प को मजबूत किया। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। और फिर, जैसे कोई देवता अयोग्य पर विपत्तियां बरसाता है या कोई तूफान उसकी जंजीरें तोड़ देता है, उसने अपनी सूची खोलने की इच्छा की। उसके चारों ओर हवा में सैकड़ों ग्रेनेड दिखाई दिए, जिनमें से अधिकांश 7 स्टार या 8 स्टार के समतुल्य थे, तथा उनमें कुछ 9 स्टार ग्रेनेड भी थे। एड्रियन ने अपने मन के किसी कोने में पछतावे को दबा दिया और काम पर ध्यान केंद्रित किया। प्रबल इच्छाशक्ति के साथ उसने एक साथ हर ग्रेनेड से पिन खींच लिए। धातु की क्लिक की आवाज़ नीचे युद्ध के शोर में खो गई। वे टूटते तारों की तरह नीचे गिरे, एक घातक बारिश की तरह भीड़ के हृदय की ओर बढ़ रहे थे। बूम 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 बूम, विस्फोटों की श्रृंखला प्रलयनकारी थी। विनाश की एक ऐसी ध्वनि थी जिसने जंगल को चकाचौंध कर देने वाली चमक से जगमगा दिया। भूकंप की लहरें बाहर की ओर उठीं, जिससे जमीन हिल गई, दूर दूर तक पेड़ उखड़ गए और धरती में दरारें पड़ गईं। धूल और मलबा मशरूम के बादल के रूप में आसमान की ओर उड़ रहा था। हवा में अंधकार और झुलसी हुई मिट्टी की तीखी गंध फैली हुई थी।
ऊपर एड्रियन बिना किसी स्पर्श के मंडरा रहा था। उसके सूट के थ्रस्टर्स उसे ऊपर की ओर बहती हवा के विरुद्ध स्थिर बनाए हुए थे। विस्फोट की परिधि ने उसे आग्रहपूर्ण हाथों की तरह खींचा, लेकिन वह काफी दूर था, अपने द्वारा रचे गए आर्मागेडन का एक दर्शक मात्र था। नीचे भूमि एक उजड़ा हुआ निशान थी, एक विशाल गड्ढा जहां कभी जंगल हुआ करता था। किनारे अवशिष्ट ऊष्मा से चमक रहे थे, विनाश से काले धुएं के गुबार उठ रहे थे, मानो अभिशप्त लोगों की अंतिम सांसें हों। विस्फोट की विशालता को देखते हुए इसने सभी जानवरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उनके मूल भी नहीं बचे थे, विस्फोटों ने उन्हें चूर्ण चूर कर दिया था, जिससे उनके पुनर्जनन की कोई संभावना नहीं बची थी। जब धूल अंततः जम गई, पराजित भूतों की तरह हवा में उड़ती हुई, तो एड्रियन अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बहुत बढ़िया, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता था, उसने सोचा। उसकी आंखें उन्नत छज्जों के माध्यम से वीरानी को देख रही थीं। सभी 9 सितारा राक्षस नष्ट हो गए थे तथा धुंध के साथ घुल मिलकर काले धुएं में तब्दील हो गए थे। लेकिन एक अस्तित्व बचा था, खंडहरों के बीच जीवन से चिपका हुआ पारलौकिक प्रेत। वह अपने पूर्व आतंक की छाया मात्र था, उसका अखंड रूप टूटा फूटा घूमता हुआ रसातल धुंध के रिश्ते हुए तनों में बिखर गया था। उसका पुनर्जनन तीव्र गति से शुरू हुआ, छाया के धागों से घावों को बुनता रहा। फिर भी वह जिंदा था, बमुश्किल, और यही कुंजी थी। एड्रियन का दिल बदला लेने के एहसास से भर गया। चून की सभी राक्षसों का सफाया नहीं हुआ था, इसलिए जिस संगठन पर उसे शक था वह सक्रिय नहीं हो पाएगा। उनकी परिकल्पना सही थी, ये व्यूह रचना तभी एक नई लहर बुलाती है जब अंतिम रक्षक गिर जाता है। ये चक्र को जारी रखने के लिए एक असफल सुरक्षित उपाय है। अपनी आदत के मुताबिक किसी गड़गड़ाहट ने जमीन को नहीं हिलाया, किसी लहर ने उसकी सर्वज्ञता को नहीं झकझोरा। सिर्फ एकांत पुनर्जीवित होता हुआ भूत ही मैदान में भटक रहा था। एड्रियन धीरे धीरे नीचे उतरा, मानो कोई उतरता हुआ देवता अपने जीते हुए क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हो। जैसे ही वह क्रेटर के किनारे पर उतरा, थ्रस्टर्स धीमी आवाज में गाने लगे। उन्होंने फिलहाल इस प्रेत को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इसकी अपंग अवस्था में तत्काल कोई खतरा नहीं था, तथा उन्होंने इस संरचना का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी सर्वज्ञता अदृश्य स्पर्शकों की तरह फैली हुई थी, घाव भरी धरती में विसंगतियों की तलाश में। वहां उल्टी मिट्टी के एक केंद्रीय टीले के नीचे, जहां हर आह्वान से पहले ऊर्जा के संकेत चरम पर होते थे, उन्होंने तुरंत ही विश्लेषण सक्रिय कर दिया। विश्लेषण। ऑब्जेक्ट नेक्रोमेंटिक फॉर्मेशन एरे। रैंक अज्ञात। तत्व अंधकार मृत्यु। गुण आत्मनिर्भर समन लूप। वृद्धि के लिए बाहरी शक्ति स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। टिप्पणी जटिल रून मैट्रिक्स, छेड़छाड़ से प्रतिक्रिया या विस्फोट का खतरा है। ये संरचना लगभग 10 फीट गहराई में दबी हुई थी तथा इसमें उत्कीर्ण रूनों का एक जटिल जाल था जो मन्ना से मंद मंद चमक रहा था। प्रतीक ऐसे पैटर्न में मुड़े हुए थे जिन्हें देखकर दुख होता था। सभी एक केंद्रीय गठजोड़ पर एकत्रित थे जहां शक्ति सबसे अधिक प्रबल थी। एड्रियन घुटनों के बल बैठा था, उसके दस्ताने पहने हाथ सावधानी से खुदाई कर रहे थे। उसकी बढ़ी हुई ताकत मक्खन की तरह मिट्टी को अलग कर रही थी। जैसे ही उन्होंने इसे खोला, सरणी का परिष्कार स्वयं प्रकट हो गया। परतें दर परतें कुछ रून दृश्यता में आते जाते रहते थे, अन्य अलौकिक धागों से जुड़े हुए थे जो अव्यक्त खतरे से गूंजते थे। यह अंधेरे कलात्मकता का एक उत्कृष्ट नमूना था जो उनकी क्षमता से कहीं अधिक था। लेकिन उसका इनाम उसके हृदय में था, एक विशाल जादुई क्रिस्टल जो मानव सिर के आकार का था तथा एक अलौकिक चमक से दमक रहा था। जानवर क्रिस्टल के विपरीत, वह जानता था कि इसमें अधिक मन शामिल है, और विश्लेषण का उपयोग करने पर एड्रियन को कोई परिणाम नहीं मिला। उसे इसका मूल्य जानने के लिए विश्लेषण की आवश्यकता नहीं थी। अगर मैं इसे पूरी तरह से काट सकूं, तो यह मेरी मैगीटेक में क्रांति ला सकता है। लेकिन एक गलत कदम और यह ध्वस्त हो सकता है। आमतौर पर संरचना को नष्ट करने के लिए कोई इसे नष्ट करने का विकल्प चुन सकता था, एक विकल्प जिसे एड्रियन ने पहले ही खारिज कर दिया था ताकि जादुई क्रिस्टल को सुरक्षित रखा जा सके। एक और विकल्प था एक बेहतर संरचना बनाना, लेकिन एड्रियन ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए उसके पास आखिरी विकल्प बचा था मन बुनाई। ऐसा कुछ जो सिर्फ वही कर सकता था, वह भी अपने जानने वाले सभी लोगों से। उन्होंने अदृश्य मन धागे बुनना शुरू कर दिया, एक शल्य चिकित्सक की तरह स्केल पेल से रूनों की जांच करते हुए, एक एक करके कनेक्शन तोड़ते हुए। यहाँ एक सिगिल को बाधित करें, वहाँ एक धागे को पुनः निर्देशित करें, सावधानी बरतें कि फेलसेफ को ट्रिगर न करें जो क्रिस्टल को विस्फोट कर देगा। काम करते समय उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, उसका दिमाग गणनाओं के भंवर में डूबा हुआ था। इस बीच प्रेत जल्द ही सक्रिय हो गया तथा उसका पुनर्जनन तीव्र हो गया। वह एक कर्कश फुफकार के साथ फिर से उभर आया, उसकी प्रतानें क्रोध से फूट पड़ी, विस्मृति की एक कमजोर किरण उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन उसका ध्यान बटाने वाली कोई भीड़ न होने के कारण एड्रियन ने उसे सहजता से रोक लिया। एक सहज भंवर काउंटर ने किरण को वापस उस पर फेंका, जिससे उसके आकार का एक टुकड़ा फट गया।
जैसे ही वह हमला करने लगा, उसने फैंटम स्टेप से उसे किनारे कर दिया और बिना ऊपर देखे उसकी तरफ एक मनयुक्त हथेली का प्रहार किया। इस प्रहार से वह लड़खड़ा गया, जिससे उसे समय मिल गया। एक और हमले का जवाब रक्षात्मक घुमाव से दिया गया, जो बिना किसी नुकसान के दूर चला गया। अब तो बहुत बुरा हाल है, उसने सोचा, अमानवीय एकाग्रता के साथ एक साथ कई काम करते हुए। तुम बस मेरे लिए समय खरीद रहे हो। कड़ी दर कड़ी सरनी मंद होती गई। अंततः मन के एक नाजुक मोड़ से एड्रियन ने क्रिस्टल को अलग कर दिया और रूनों से उसका नाता तोड़ दिया। रचना टिमटिमा कर गायब हो गई, रून धूल में बदल गए। उसी क्षण प्रेत स्वामी ने एक अंतिम गूंजती हुई चीख निकाली और उसका रूप भी अपनी प्रजाति के बाकी सदस्यों की तरह हानिरहित धुंध में विलीन हो गया। बधाई हो, आपने एक जादुई प्राणी को मार डाला है। जादुई क्रिस्टल सफलतापूर्वक प्राप्त। आपने एक जादुई क्रिस्टल प्राप्त किया है। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी ओर एक लड़का ठंडे फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने एक विशाल संरचना फैली हुई थी, जो एड्रियन द्वारा तोड़ी गई संरचना के बिल्कुल विपरीत थी। उसकी आंखें गहरी एकाग्रता में बंद थीं, पसीने से उसके काले बाल भीगे हुए थे और वह अनुष्ठान की शक्ति को दूर तक प्रवाहित कर रहा था। अचानक वह एक गया, उसके होठों से जोरदार खांसी फूट पड़ी। खून के छींटे रूनों पर फैल गए और संरचना लड़खड़ा गई, और जैसे ही कनेक्शन टूटा, उसकी रोशनी फीकी पड़ गई। व्यवधान के कारण उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव से उसके शरीर में दर्द होने लगा। जूलियन का पता लगाना। बोनस अध्याय। एड्रियन ने क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद आराम करने की योजना नहीं बनाई। अभी तो ये सब खत्म नहीं हुआ है, उसने सोचा। उसकी नज़र तबाही पर घूम रही थी। अगर मुझे इस हत्यारे की साजिश को दोबारा होने से रोकना है, तो मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। उसे मानना पड़ा कि वह थोड़ा डरा हुआ था। उसने एक महान राजा का सामना किया था और एक राज्य के कुलीन वर्ग के पतन की योजना बनाई थी, लेकिन यह अलग बात थी। यह एक अज्ञात कारक के विरुद्ध लड़ाई थी, एक छाया कठपुतली संचालक जो मृत्यु से सेनाएं बनाने में सक्षम था तथा एक ही वार में इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी को मार सकता था। लेकिन आखिरकार एड्रियन के पास कोई और चारा नहीं बचा था। अगर वह अभी इस जीव के पीछे नहीं गया, तो जब वह दोबारा हमला करेगा तो उसे और भी बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अगर जादूगर सचमुच सर्वशक्तिमान होता, तो उन्हें किसी बुलावे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उसने तर्क दिया। वे स्वयं प्रकट हो जाते। ये तो खुशी की बात है। वह जानता था कि उसने ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए कहा था। लॉरेन ने जो बताया था और जो उसने खुद देखा था, उससे उसके मन में अभी भी इसकी असली ताकत को लेकर कई अटकलें थीं, लेकिन उसने फिलहाल उन्हें नज़रअंदाज करने का फैसला किया। पर्याप्त आंकड़ों के बिना विश्लेषण अप्रभावी था। बिना कुछ सोचे समझे एड्रियन मृत जंगल को पीछे छोड़ते हुए आकाश में उड़ गया। इस समय मेरा एकमात्र संदिग्ध जूलियन है और मुझे किसी भी अन्य चीज़ से पहले उसे ढूंढना होगा। एड्रियन के पास अपने रहस्यमय भाई को खोजने के लिए कोई खास योजना नहीं थी, लेकिन सबसे तार्किक बात यह थी कि वह आखिरी जगह से शुरुआत करे जहां उसे जाना चाहिए था। वह ज़ारियन की ओर उड़ चला। हो सकता है कि वह सिर्फ दूसरे रईसों के साथ औपचारिक बैठक में अनुपस्थित रहा हो सकता है कि वह अभी भी बोरिन हवेली में ही हो। तारांकन तारांकन तारांकन। दुर्भाग्यवश भव्य एस्टेट में पहुंचने पर एड्रियन को बताया गया कि सभी बोरिन भाई बहन उसी सुबह रॉयल अकादमी में वापस आ गए थे। उन्हें केवल सेड्रिक की हालत के बाद उत्पन्न राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान उपस्थित रहने के लिए हवेली में वापस बुलाया गया था। बिना एक शब्द कहे एड्रियन मुड़ा और वापस आकाश में उड़ गया, सीधे अकादमी की ओर। अब शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था, जिससे परिचित मैदान पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। ज्यादातर छात्र पहले से ही अपने छात्रावासों में पढ़ाई कर रहे थे या आराम कर रहे थे। जैसे ही वह मेज हॉस्टल में पहुंचा, वह चुपचाप हवा में मंडराने लगा। उसकी निगाहें इमारत पर टिकी थीं। मुझे नहीं पता जूलियन का कमरा कौन सा है। मैं सेरेना को फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं फेबियन को ढूंढ सकता हूँ तो उसे शामिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एड्रियन ने तुरंत फेबियन के कमरे को ढूंढ निकाला, जहाँ वह पिछली बार गया था। वह नीचे उतरा और एक झटके से नए मरम्मत किए गए दरवाजे को उसके कब्जों से उखाड़ दिया। वह अपने सफ़ेद बालों वाले भाई से मिला जो बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में एक जादुई क्रिस्टल था और उसकी आंखें बंद थीं। फेबियन गंभीरता से साधना कर रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखें खुल गईं और जब उनकी नज़र एड्रियन की नीली निगाहों से मिली तो वे भय से चौड़ी हो गईं। उनकी पिछली मुलाकात का भयभीत, विनम्र भाव अभी भी मौजूद था, लेकिन इस बार यह और भी गहरा लग रहा था, जो उनके अस्तित्व में अंकित हो गया था। एड्रियन तुरंत उसके पास गया। हालांकि फेबियन बुरी तरह डरा हुआ था, फिर भी उसकी भागने की हिम्मत नहीं हुई। उसके दिमाग में घबराहट के विचार घूम रहे थे। अब मैंने क्या किया? उसने सदन की शक्तियां तो छीन ही ली, अब और क्या चाहिए? क्या वह काम पूरा करने आया है? देवी की कसम, मैं एक आदर्श नागरिक रहा हूं। जूलियन का कमरा कहाँ है?
एड्रियन ने सीधे पूछा, उसकी आवाज़ फेबियन के आंतरिक आतंक को चीरती हुई निकल रही थी। फेबियन ने राहत की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि ये तो बस एक साधारण सा सवाल था। मैं ये मेरे बाद है, उसने हकलाते हुए कहा और कांपती हुई उंगली से हॉल की ओर इशारा किया। मेरे बाईं ओर 4 कमरे हैं। एड्रियन मुड़ा और जाने ही वाला था कि फेबियन ने उसे आवाज़ दी। उसकी आवाज़ फटी हुई थी। एड्रियन। बख्तरबंद व्यक्ति वहीं रुक गया और उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया ताकि वह सुन सके कि वह क्या कहना चाहता है। अगर आप जूलियन को ढूंढ रहे हैं, फेबियन ने जल्दी से कहा, वह अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे कुछ देर पहले देखा था। वह अस्पताल जा रहा था। एड्रियन ने जाने से पहले सिर्फ सिर हिलाया। उसने फेबियन को फिर से पुकारते सुना, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों में मैंने तुम्हारा जो अपमान किया और तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए मैं सचमुच माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस बार एड्रियन नहीं रुका। वह छात्रावास से बाहर निकल गया। उसका मन जूलियन को हत्यारा मानने से इनकार करने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल, एक पारलौकिक स्तर के हत्यारे को अस्पताल से क्या लेना देना होगा? उसने सोचा। उसके मन में संदेह की एक झलक उभरी। शायद वह सचमुच एक साधारण लड़का है और मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। या वह बस अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वह फिर भी जूलियन के कमरे की ओर दौड़ा। एक त्वरित जांच से उसकी अनुपस्थिति की पुष्टि हो गई। उसके बाद ही वह शाम की हवा में चुपचाप उड़ता हुआ अस्पताल के लिए रवाना हुआ। लगता है किस्मत मेरे साथ है। जैसे ही वह अस्पताल की इमारत के पास पहुंचा, उसने एक जानी पहचानी अकेली आकृति को इमारत की दिशा के विपरीत अपने नीचे चलते देखा। उसके काले बालों वाले भाई की भूतिया खामोश चाल साफ दिखाई दे रही थी। जूलियन आंगन की छाया में आगे बढ़ रहा था। उसकी बाईं हथेली ऊपर उठी हुई थी और उसने अपना मुंह ढका हुआ था, मानो वह खांसी को दबाने की कोशिश कर रहा हो। एड्रियन उसके मन के स्तर को भांप सकता था। वह एक औसत 4 स्टार जादूगर था। पिछली बार जब उसने उसे देखा था, तब से यह एक आश्चर्यजनक उछाल था, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कुछ खास नहीं था। फिर भी उसने किसी भी विकल्प को खारिज नहीं किया। अपने भाई के पीछे चुपचाप उतरने से पहले उसने गहरी सांस ली। उसने उसके कंधे पर थपथपाया। जूलियन सिहर उठा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसने मुंह से हाथ नहीं हटाया, लेकिन वह मुड़ा और उसकी चौड़ी चौंकी हुई आंखों से साफ जाहिर था कि वह एड्रियन को देखकर चौंक गया था। एड्रियन को आश्चर्य हुआ जब जूलियन के हाथ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, महाराज। वह उसे अब जो उपाधि मिली थी उससे संबोधित कर रहा था। उसका लहजा औपचारिक और दूर का था। अब मैं उससे क्या पूछूं? एड्रियन सोच रहा था कि क्या उसे सीधे तौर पर उसके ठिकाने और उसकी शक्ति के बारे में जवाब मांगना चाहिए। लेकिन अनजाने में ही जूलियन के हाथ ने, जो उसके मुंह को ढके हुए था, एक सूक्ष्म सटीक गति से उसकी हथेली से एक छोटी ओब्सीडियन काली गोली उसके मुंह में डाल दी। गोली तुरंत ही घुल गई और अकादमी का अनौपचारिक शाम का माहौल अचानक भारी और ठंडा हो गया। डॉट 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 1 यह अध्याय गोल्डन टिकट उपलब्धि द्वारा प्रायोजित है। 100 गोल्डन टिकट इक्वल्स 1 बोनस अध्याय। आइए एक और बोनस चैप्टर के लिए 300 गोल्डन टिकट पूरे करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एड्रियन बनाम जूलियन 1। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के जूलियन ने कार्रवाई की। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और जहां तक उसे लगा, लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। वाह! उसके शरीर से मोटी छायादार लंटें फूट पड़ीं, जो रसातल से उत्पन्न जीवित सर्पों की तरह कुंडली मारकर और ऐंठकर घूम रही थीं, ऐसी लंटें जिन्हें केवल एल्वेन रानी ही पहचान सकती थी। वे बड़ी मात्रा में हवा में गूंजते हुए एड्रियन की दिशा की ओर बढ़े। उनका लक्ष्य उसे फंसाना और एक क्षण में उसका जीवन चूस लेना था। लेकिन उन्होंने खाली हवा में वार किया। वह कहाँ है? जूलियन का दिमाग तेजी से घूम रहा था। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां पूरी तरह से भड़क उठीं। वह घूम गया। परछाइयां उसके चारों ओर किसी लिबादे की तरह लहरा रही थीं। आंगन के हर इंच को देख रही थीं, पेड़ों को, बेंचों को, दूर छात्रावास की रोशनियों को। कुछ नहीं, उसका कोई पता नहीं। जूलियन को तो ऐसा लग रहा था जैसे एड्रियन हवा में गायब हो गया हो। इस एहसास ने उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव ला दिया। अगर सच में ऐसा था तो उसकी नियति तय थी। गोली का असर 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा और वह सुरक्षित हो जाएगा। तारांकन तारांकन तारांकन। एड्रियन ने खुद को अपनी फैक्ट्री की जानी पहचानी हरी घास पर पाया। उसने गहरी सांस ली। ये तो बहुत करीब था। जैसे ही उसने जूलियन के आभामंडल में बदलाव को महसूस किया, उसकी सहज बुद्धि जागृत हो गई और लोरेन द्वारा बताई गई कहानी से एड्रियन ने उसे एक झटके में समझ लिया। जब एल्व्स ने हत्यारे का सामना किया था, तब वह अजेय था, तथा उनके हमले ऐसे रुक गए थे जैसे कि वे केवल परेशानी पैदा करने वाले हों। लेकिन एक बात एड्रियन को चुभ गई थी, अचानक गायब हो जाना। ये डर से उपजी कोई वापसी नहीं थी, ये जल्दबाजी थी, किसी चीज़ के खत्म होने से पहले भागने की एक बेताब ज़रूरत थी। वह समय के पाबंद हैं, एड्रियन ने जोर से तर्क दिया। इसीलिए वह हमले के तुरंत बाद वहां पहुंच गए।
जूलियन के पास जो भी शक्ति थी वह उसकी अपनी नहीं थी, वह अस्थायी थी और संभवतः इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस एहसास ने एक योजना बनाई। एड्रियन यहीं अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा में जूलियन के फायदे के लिए समय का इंतजार करेगा। लेकिन इसमें जोखिम भी था। कूलडाउन मेरे जाते ही शुरू हो जाता है, उसने घास पर टहलते हुए खुद को याद दिलाया। इसका मतलब था कि वह इस जगह का इस्तेमाल अनंत भागने के रास्ते के रूप में नहीं कर सकता था। समय ही सब कुछ था। उसे इतनी तेजी से लौटना था कि जूलियन भागने से पहले ही उसे पकड़ ले, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि उसे उस सशक्त अवस्था में उसका सामना करना पड़े। अच्छा हुआ कि मैंने तैयारी करने की दूरदर्शिता दिखाई, एड्रियन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा और इसे संयोग पर छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपना ध्यान एक छोटे, साधारण कम्युनिकेटर पर केंद्रित किया, जिसे उसने टेलीपोर्ट होते ही जमीन पर गिरा दिया था। इस उपकरण पर उसकी आत्मा की छाप थी, जिससे वह इसके माध्यम से देख और सुन सकता था। इसके पार वह आंगन में जूलियन की आकृति देख सकता था। तभी चटक, जूलियन के हाथ से छाया ऊर्जा का एक काला बोल्ट निकला और संचारक पर सीधा प्रहार किया। वह दृश्य तुरंत गायब हो गया। धिक्कार है, एड्रियन ने मन ही मन गाली दी। जूलियन कोई मूर्ख नहीं था, उसने विसंगति को भांप लिया था और उसे नष्ट कर दिया था। अब एड्रियन की नज़र उस दृश्य पर नहीं थी। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपने मन में सेकंड गिन रहा था, उसका दिमाग संभावित परिस्थितियों के बारे में सोच रहा था। फैक्ट्री में अनंत काल जैसा समय बिताने के बाद, लेकिन केवल 20 सेकंड के बाद, एड्रियन ने आखिरकार आदेश दिया, फैक्ट्री से बाहर निकलो। दुनिया धुंधली सी हो गई, हकीकत फिर से सामने आ गई। जैसे ही उसकी नज़र आंगन के उस पार जूलियन से मिली, एड्रियन तुरंत समझ गया कि उसका भाई अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया है। दमनकारी आभा गायब हो गई थी, उसकी जगह एक 4 सितारा जादूगर की सांसारिक उपस्थिति ने ले ली थी। यह अजीब था कि जूलियन भागा नहीं था, शायद अहंकार के कारण, या शायद उसने सोचा था कि एड्रियन सचमुच चला गया है। लेकिन एड्रियन ने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा। पलक झपकते ही वह आगे बढ़ा, उसका शरीर गतिमान था और उसने जूलियन के पेट पर सीधा निशाना साधते हुए एक जोरदार किक मारी। वाह! उसका पैर खाली हवा में झूल गया, उसे कोई प्रतिरोध नहीं मिला। जूलियन जा चुका था। तभी एड्रियन ने जमीन पर धुंधले ढंग से उकेरी गई जटिल संरचना को देखा, रूनों की एक जटिल श्रृंखला जो एक संक्षिप्त, बैंगनी चमक के साथ जगमगाती थी, फिर बुझ जाती थी और उतनी ही तेजी से बुझ जाती थी जितनी तेजी से वह प्रज्वलित हुई थी। तारांकन तारांकन तारांकन। बैंगनी रोशनी की एक चमक में जूलियन ने खुद को एक अनजान जगह पर साकार पाया। यह एक आखिरी उपाय था जिसे उसने टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार किया था, एक हताश सहारा जो एड्रियन के किसी तरह वापस लौटने की उम्मीद में था। उफ, ये तो बहुत ही बाल बाल बच गया, उसने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया। गोली का असर अभी भी बना हुआ था, उसके अंगों में हल्की सी कंपन थी, लेकिन वह सुरक्षित था। जैसे ही वह अपने नए परिवेश का जायजा लेने के लिए मुड़ा, उसकी नज़र सामने खड़ी एक आकृति पर पड़ी। सफ़ेद बालों और चमकदार नीली आंखों को वह अच्छी तरह पहचानता था। यह एड्रियन ही था, जिसने ट्रांसलोकेशन का इस्तेमाल करके उसके पास पहुंचा था। पहली मुलाकात में जब उसने जूलियन के कंधे पर थपथपाया था, तो उसके मन में यही बात थी, जिससे उस पर अपनी छाप का एक छोटा सा निशान पड़ गया था। इससे पहले कि जूलियन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एड्रियन का हाथ एक दबाव की तरह बाहर निकला और उसने अदम्य शक्ति से उसका गला पकड़ लिया। दरार, पकड़ मजबूत हो गई, जिससे जूलियन कई मीटर ऊपर आसमान में उड़ गया, उसके पैर पत्थर के फर्श के ऊपर असहाय रूप से लटक रहे थे। तुम्हें अपने राज उगलने शुरू कर देने चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एड्रियन ने धीमे स्वर में कहा। तुम कौन हो? तुम्हारा इस सब के पीछे क्या मकसद है? तुम कहाँ से आए हो? एड्रियन की उम्मीदों के विपरीत जूलियन की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने अपना सामान्य भावशून्य भाव बनाए रखा, उसकी निगाहें स्थिर और चुनौती भरी थीं, हालांकि उसकी सांसें सिकुड़ी हुई थीं। ठीक है, मुझे नीचे फेंक दो। एड्रियन ने अपना धैर्य नहीं खोया, इसके बजाय उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक आ गई। पृथ्वी पर एकाकी जीवन जीने वाले एड्रियन को कुछ मानकों के अनुसार मनोरोगी कहा जा सकता है। जब वे काम में व्यस्त नहीं होते थे, तो अपना खाली समय वे क्वांटम सिद्धांतों से लेकर मानव इतिहास के सबसे अंधकार में कोनों तक हर चीज़ का गहन विश्लेषण करने में बिताते थे। इसमें सबसे पागलपन भरी चीज़ों का विश्लेषण भी शामिल था। उसने अपने मन में हजारों बार उनकी नकल की थी, पर पीड़न से नहीं, बल्कि विशुद्ध बौद्धिक जिज्ञासा से। मानव शरीर और आत्मा को चकनाचूर होने से पहले कितनी दूर तक धकेला जा सकता है? एड्रियन बनाम जूलियन 2। उत्तर, इस अध्याय में अत्यधिक हिंसा हो सकती है। विवेक से पढ़ें। एड्रियन ने अब जूलियन की ओर देखा, जो एक चिथड़े की तरह लटक रहा था, और उसकी आवाज़ धीमी होकर वादे की फुसफुसाहट में बदल गई। ओह, ऐसा ही है ना? ठीक है, मैं तुम्हें खुद को मारने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम मौत की दया की भीख मांगोगे, जैसे कि यह सबसे मीठी मुक्ति है।
जूलियन की आंखें आंशिक रूप से चौड़ी हो गईं और हताश होकर उसने जल्दी से अपनी जीभ काट ली ताकि यातना शुरू होने से पहले ही वह उसे काट सके और खुद को खत्म कर सके। लेकिन उसका जबड़ा बीच में ही जम गया, दांत इंच भर की दूरी पर रुक गए क्योंकि एड्रियन की अपार इच्छाशक्ति उस पर हिमस्खलन की तरह टूट पड़ी जिससे उसकी हर मांसपेशी और तंत्रिका जकड़ गई। इतनी जल्दी नहीं, हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। इसके तुरंत बाद उसने जूलियन का गला और जोर से दबाया। जूलियन का चेहरा बैंगनी हो गया और उसकी नसें फूल गईं, उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन निकल गई, उसकी आंखों के सामने काले तारे उभर आए। एड्रियन की विनाशकारी आभा, उसकी आत्मा पर दबाव डालने वाली एक पारलौकिक शक्ति के साथ, जूलियन पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था, एक निर्दयी भगवान के हाथों की कठपुतली। उसका शरीर ऐंठ रहा था और उसके पैर निरर्थक रूप से हिल रहे थे, लेकिन एड्रियन दृढ़ था और नैदानिक उदासीनता के साथ देख रहा था क्योंकि जीवन कगार पर पहुंच गया था। जब ऐसा लग रहा था कि जूलियन मौत से कुछ ही सेकंड दूर है, तो एड्रियन ने अंततः अपनी पकड़ इतनी ढीली कर दी कि उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन उसकी हरकत यहीं नहीं रुकी। पास में बर्फीले पानी की एक धारा देखकर एड्रियन ने जूलियन को कॉलर से पकड़कर उस ओर खींच लिया। उसके शिकार के पैर बेकार में पत्थर से रगड़ खा रहे थे। छप! उसने जूलियन का सिर बर्फीले बहाव में धकेल दिया, उसे दबाए रखा, जबकि बुलबुले बेतहाशा फूट रहे थे। जूलियन छटपटाने लगा, उसके नाक और मुंह में पानी भर गया। घबराहट के कारण उसके फेफड़े जलने लगे। एड्रियन ने सेकंडों की गिनती की, उसे ऊपर खींच लिया, तभी उसकी चेतना डगमगाने लगी और पानी घुटन भरी खांसी के साथ वापस बाहर आ गया, जिससे जूलियन हौंफने और छटपटाने लगा। फिर छपाका, फिर से नीचे, इस बार ज्यादा देर तक चक्र बेरहमी से दोहराया गया। डूबना, जिंदा होना, डूबना। हर बार डूबने से जूलियन किनारे के और करीब पहुंच गया, उसका मन बार बार मौत के डर से टूट रहा था। 50 बार यही प्रक्रिया दोहराने के बाद जूलियन मुश्किल से जिंदा था। उसका शरीर ढीला और कांप रहा था। उसकी आंखें कांच जैसी और बेजान थीं और उसके भीगे बालों से पानी टपक रहा था। एड्रियन ने उसे आखिरी बार ऊपर उठाया और एक चट्टान के सहारे खड़ा कर दिया। क्या अब बात करने को तैयार हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। या हमें आगे ही बात करनी चाहिए? अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है। अगर ऐसा ही हो तो हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। जूलियन इतना कमज़ोर हो गया था कि कुछ भी कर नहीं पा रहा था, उसे अपना शरीर भी नहीं लग रहा था। उसके अंग सुन्न और निष्क्रिय हो गए थे। वह शब्द बनाने में संघर्ष कर रहा था, उसका गला सूखा हुआ था और सूजा हुआ था। तभी एड्रियन ने उसके मुंह में एक उपचारात्मक गोली ठूंस दी, जिससे उसे निगलना पड़ा। यदि हमें ये जारी रखना है तो तुम्हें कुछ जूस की आवश्यकता होगी, एड्रियन ने ठंडे स्वर में कहा, ये देखते हुए कि गोली का प्रभाव छोटे मोटे घावों को भर रहा है और पीड़ा को लंबा खींचने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान कर रहा है। तरोताजा लेकिन अभी भी टूटी हुई, जूलियन ने सहन किया जबकि एड्रियन ने यातना जारी रखी। गला घोंटने वाली पकड़, दबाव बिंदुओं पर सटीक प्रहार जो आग की तरह नसों को प्रज्वलित करते थे, और अधिक डूबने के बीच बारी बारी से प्रत्येक को बेहोशी से बचने के बिना दर्द को अधिकतम करने के लिए कैलिब्रेट किया गया था। 1 घंटे बाद आखिरकार मुखौटा टूट गया। जूलियन गिड़गिड़ाया और रोया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे क्योंकि आत्मसंदेह उसे खाए जा रहा था। मैं बोलूंगा, उसने हकलाते हुए कहा, प्लीज। और नहीं, मैं नहीं कर सकता, प्लीज, रुक जाए। एड्रियन ने अपना दबाव कम नहीं होने दिया, उसकी आभा अब भी किसी बोझ की तरह उस पर बनी हुई थी। वह हैरान था कि उसे तोड़ने में इतना समय लग गया। जूलियन की ठुड्डी पकड़कर उसने उनकी आंखें मिलाने की कोशिश की। बातचीत शुरू करो, अभी। जूलियन हकलाया, उसके शब्द फुसफुसाहट में फूट पड़े। मैं जूलियन नहीं हूँ, मैंने तो बस उसका शरीर अपने पास रखा है। मैं हूँ। तुम क्या हो? एड्रियन ने अधीरता से कहा। जूलियन ने आगे बोलने के लिए अपना मुंह खोला और तभी एड्रियन ने उसे महसूस किया, एक अचानक खालीपन, मानो बुझ गई मोमबत्ती। जूलियन की आंखें सूनी हो गईं, उसकी आत्मा पल भर में गायब हो गई। वह मर चुका था, कोई आखिरी चूक उसके अंत का कारण बन रही थी। लानत है, एड्रियन ने हवा में गाली दी, उसकी मुट्ठी पास की एक चट्टान पर जोर से लगी और वह चट्टान फट गई। वह बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन आखिर में नाकाम रहा। उसने जूलियन की बेजान लाश को अपनी इन्वेंट्री में फेंक दिया और बौनों के एक समूह की ओर मुड़ा, जो उसे डरे हुए भाव से देख रहे थे। तारानकन 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 तारानकन। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कहीं और, एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक ताबूत जैसी फली खड़ी थी। अंदर एक शरीर हिल रहा था। यह एक दुबली पतली आकृति थी जिसकी त्वचा पीली, चेहरे के तीखे चेहरे और बाल शून्य की तरह काले थे। एक आत्मा झटके से अंदर आ गई थी और चेतना के प्रवाह के साथ शरीर एंड गया था। आकृति की आंखें अचानक खुल गईं, स्याह अंधेरे के कुंड जिनमें से कोई प्रकाश नहीं परावर्तित हो रहा था। उसने अपने हाथों से अपनी छाती को जकड़ लिया, मानो अपनी भौतिक अवस्था में वापसी की पुष्टि कर रहा हो।
असफल, मैं असफल। यादें उस पर टूट पड़ीं, उसकी सारी योजनाएं उस नारकीय सफ़ेद बालों वाले कीड़े के हाथों बिखर गईं। एड्रियन, नाम उसके दिमाग में तेजाब की तरह जल रहा था। कैसे, ये कैसे हो गया? उसने फली के किनारे पर मुक्का मारा। वह बहुत करीब था, मिशन आसान था, लेकिन एड्रियन की अप्रत्याशितता ने सब कुछ पलट दिया। मैंने उसे कम आंका था, वह आकृति बुदबुदाई। एक मामूली इंसान, और उसने मुझे मात दे दी। मुझे। उसने मन ही मन कोसा, हे भगवान, उस लड़के को अनंत यातना दो। मुझे उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। उसका आत्मनिरीक्षण तब टूट गया जब कमरे में एक हल्की सी झनकार गूंजी, उसके बाद दरवाजे के खुलने की आवाज आई। एक लबादा ओढ़े एक सेवक अंदर आया, जिसका चेहरा हुड के नीचे छिपा हुआ था। ऊर्जा में बदलाव को भांप कर वे रुक गए। एजेंट ज़ीरो, आप वापस आ गए। अटेंडेंट की आवाज़ में आश्चर्य का भाव था, जो प्रोटोकॉल के कारण तुरंत छिप गया। महारानी आपकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। उन्हें लिंक में व्यवधान का आभास हो गया है। आपको तुरंत सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ना होगा। परिषद बुलाई गई है। ज़ीरो, क्योंकि यही उसका असली नाम था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर वापसी के लिए समायोजित हो रहा था। उसने अपने वस्त्रों को चिकना किया और भीतर की उथल पुथल को ठंडेपन के आवरण में छिपा लिया। शैडो कलेक्टिव में असफलता बर्दाश्त नहीं की जाती थी, लेकिन शायद वह इस असफलता को एक अवसर में बदल सके। एड्रियन अब एक खतरा बन गया था, जिसे और बढ़ाने की जरूरत थी। बहुत अच्छा, उसने जवाब दिया। रास्ता दिखाओ। वे विशाल दरवाजों के सामने पहुंचे। सेवक ने झुककर पीछे हटकर ज़ीरो को अकेला छोड़ दिया। अंदर प्रवेश करते ही रानी की परिषद के सदस्य, नकाबपोश, मौन आकृतियां, छाया में मूर्तियों की तरह खड़ी थीं। दूर, प्रकाश अवशोषित क्रिस्टल के एक सिंहासन पर उनकी रानी विराजमान थीं। उसका रूप भ्रामक रूप से सुंदर था, किंतु उसकी आंखों में शून्यता का गहन शून्य था, और उसकी शक्ति एक कुचलने वाला भार थी। ज़ीरो लंबे रास्ते पर आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। रिपोर्ट करो, रानी का विचार उसके मन में आया। बताओ कि तुम्हारा फेलसेफ क्यों सक्रिय हुआ था। ज़ीरो के दांत पीस गए जब उस गंदे इंसान द्वारा उसे तोड़े जाने की याद एक बार फिर उभर आए। उसे वो गिड़गिड़ाहट, वो रोना, वो पल याद आ गया जब उसने कलेक्टिव के प्रति अपनी वफादारी लगभग दांव पर लगा दी थी। उसने उस अपमानजनक विचार को दबा दिया और अपना सिर नीचे झुका लिया। मेरी असफलता के लिए क्षमा करें, महाराज। मिशन के प्रारंभिक उद्देश्य पूरे हो गए। ग्रह की प्रमुख शक्ति एल्वेन रानी गया का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया गया। मैंने इच्छित अराजकता फैलाने के लिए एल्वेन और मनुष्यों के बीच संघर्ष की भी योजना बनाई थी। वह रुका, एक सांस लेते हुए, जिसकी उसे आवश्यकता नहीं थी। दुर्भाग्य से, मैं पर्याप्त स्थायी अराजकता नहीं फैला सका। मैं दुनिया की बाकी उच्च शक्तियों का वध करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में भी विफल रहा। रानी की निराशा साफ जाहिर थी, जैसे उस पल उन पर एक ठंडी लहर छा गई हो। इस परियोजना पर आपने जितने साल लगाए हैं, उसके हिसाब से यह काफ़ी प्रगति नहीं है। उस दुनिया में मन पर्याप्त सघन नहीं है, मेरी रानी। ज़ीरो ने अपनी आवाज़ धीमी रखने की कोशिश करते हुए समझाया। और जिस मानव शरीर पर मैंने नियंत्रण किया था, उसकी प्रतिभा सीमित थी। मुझे उस शरीर की शक्ति बढ़ाने में काफ़ी समय लगा, तभी वह मेरी शक्ति का एक अंश भी उधार ले पाया। जैसे ही मुझे लगा कि यह संभव है, मैंने तुरंत कार्रवाई की। रानी ने उसे बहुत देर तक गौर से देखा। तुमने मुझे लिंक टूटने का कारण नहीं बताया। क्या हुआ? ज़ीरो ने बोलने से पहले कड़वाहट से सिर हिलाया। यह जटिलता एक विसंगति है, महाराज। एड्रियन नाम का एक इंसान, वही व्यक्ति जिसने अब मानव साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है, वह एक अप्रत्याशित परिवर्तन था। मुझे उसे बढ़ते हुए देखने का सौभाग्य मिला, लेकिन उसे कम आंकना मेरी भूल थी। उन्होंने एड्रियन की क्षमताओं का जिक्र किया। उसकी शक्ति अस्थिर है, लेकिन तेजी से बढ़ती जा रही है। उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो उस दुनिया या उसकी ज्ञात जादुई प्रणालियों में नहीं हैं। उसने अपार इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है, जो मेरे जहाज के आत्मसमापन आदेश का विरोध करने में सक्षम है। उसके पास एक प्रकार का व्यक्तिगत टेलीपोर्टेशन भी है जिसका कोई निशान नहीं बचता, और वह साधन संपन्न और अत्यधिक बुद्धिमान है। उसने अपने अगले शब्द सोच समझकर चुने। उसने मेरे जहाज को घेर लिया और ज़बरदस्ती पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, ये बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इस बीच रानी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ सेकंड की ठंडी खामोशी के बाद ज़ीरो फिर बोला, महाराज, मुझे एक और मौका दीजिए। अब मैं उसके हथकंडे समझ गया हूँ। इस बार मैं उसके लिए बेहतर तैयारी करूँगा। मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन रानी ने सिर हिलाया। उनके विचार और भी व्यापक हो गए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर चुके हैं। बाकी सब कुदरत संभाल लेगी। ज़ीरो को उसकी बात स्पष्ट लगी और उसने पूछने का निश्चय किया, मेरी रानी। एड्रियन, जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो, उसने समझाया। मुझे पूरा यकीन है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं।
अब हमें उस इंसानी देवी को दखल देने के लिए उकसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अब उन्हें छिपा नहीं सकती। ज़ीरो की आंखों में चमक आ गई जब उसे समझ आया कि उसकी असफलता से उन्हें अपना अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। क्वारंटीन में एक और सभ्यता अब उनके बारे में जानती है, रानी ने आगे कहा। और इस मामले में दो परिदृश्य हैं। उसने जो नज़रें उस पर डाली, उससे स्पष्ट हो गया कि वह चाहती थी कि वह उसके विचारों को पूरा करे। या तो नई सभ्यता उन्हें नष्ट कर देगी, ज़ीरो ने कहा, उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास लौट आया, जिससे हम राग से अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे। या फिर वे जीत जाएंगे और गैलेक्टिक असेंबली का सीधा ध्यान आकर्षित करेंगे। और असेंबली द्वारा उनसे निपटने के बाद भी हम अपना पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे। रानी के चेहरे पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान उभर आई, जो किसी भी भौं से अधिक भयावह थी। बिल्कुल। फिर उसने अपने बूढ़े मन में जिज्ञासा की एक झलक जगाते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि दूसरा मामला भी होगा। उनके पास तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन एड्रियन, इस बारे में तुम्हारी रिपोर्ट देखकर मुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि आखिर एक कोने में फंसा चूहा आखिर तक कितना आगे बढ़ सकता है। तारांकन तारांकन तारांकन। एड्रियन ने खुद को सतर्क बौनों के एक गश्ती दल के सामने पाया। उसने पहले ही उनके आने की भनक पाली थी, लेकिन पूछताछ में उसका पूरा ध्यान लगा हुआ था। अब वह जानता था कि उसे उन्हें स्पष्टीकरण देना ही होगा। वह उनकी उपस्थिति से हैरान था। दुरागुड महाद्वीप एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में उसने सिर्फ पढ़ा था। वे एक अलगाववादी जाति थे जिनका बाहरी लोगों से संपर्क बहुत कम होता था। यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह हो सकता है, उसने सोचा। ये जल्दी संपर्क बनाने का एक मौका है। लेकिन वह जानता था कि उनकी शुरुआत बहुत मुश्किल रही है। बौने डरे हुए थे। उन्होंने अभी अभी दो प्राणियों द्वारा की गई क्रूर यातना और उसके बाद एक अकल्पनीय मौत देखी थी, जो मानो हवा से प्रकट हुए थे। एड्रियन उनके पास उतरा, जिससे वे पीछे हटने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनके मजबूत शरीर एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार थे जिसे वे जानते थे कि वे जीत नहीं सकते। ये समझते हुए कि उनका बख्तरबंद रूप ही उनके आतंक का मुख्य स्रोत था, एड्रियन ने शांति का संकेत दिया। एक ही विचार के साथ काली और नीली ऊर्जा की झिलमिलाती प्लेटें गायब हो गईं, एक अदृश्य भंडारण स्थान में वापस बह गईं और उसे अपने साधारण अनौपचारिक कपड़ों में उनके सामने खड़ा छोड़ दिया। मेरे अघोषित आगमन को माफ़ करना, उसने साफ आवाज़ में कहा। और उस दृश्य को भी माफ़ करना जो तुम्हें देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक ज़रूरी, हालांकि अप्रिय काम था। ये देखकर कि डराने वाला कवच गायब हो गया है और एड्रियन का उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, बौनों का डर तुरंत दूर हो गया, हालांकि उनके चेहरे पर गहरे संदेह और विस्मय का मिश्रण बना रहा। उन्होंने उसे तुरंत एक इंसान के रूप में पहचान लिया, जिससे उनकी उलझन और बढ़ गई। उनमें से एक, लाल दाढ़ी वाला एक बौना, आखिरकार अपनी आवाज़ पा सका। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? एक पल एक लड़का था, अगले ही पल तुम दोनों मानो हवा से प्रकट हो गए। उसने उस जगह की ओर इशारा किया जहां एड्रियन ने उस प्राणी से पूछताछ की थी। और तुम एक इंसान को अपमानित कर रहे थे। क्यों? ये तुम्हारी क्रूरता थी। एड्रियन उनके आरोपों से नाराज नहीं था, न ही उसने उन्हें उनके द्वारा मांगे गए आलोचनात्मक उत्तरों से संतुष्ट करने की योजना बनाई थी। यह ऐसा मामला है जिसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, उसने विनम्रता से जवाब दिया। बेहतर होगा कि आप मुझे अपने नेता के पास ले जाएं। जिस बौने ने बात की थी, उसे उसकी बात में सच्चाई और अधिकार नजर आया। उसने एड्रियन को एक लंबी, गहरी नज़र से देखा और फिर एक संक्षिप्त सिर हिलाया। बहुत अच्छा, हम तुम्हें अपने प्रभु से मिलवाने ले चलेंगे। हमारे पीछे आओ। जब वे आगे बढ़े तो एड्रियन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे घुमावदार पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर उस घाटी में पहुंचे जहां उनकी बस्ती थी, तो एड्रियन ने देखा कि बौने एक बहुत ही छोटा और आपस में जुड़ा हुआ समुदाय था। दुरागुट में उनके पूरे दृश्यमान क्षेत्र में ज्यादा घर नहीं थे। एक विशाल शहर की बजाय यह एक विशाल किलेनुमा कस्बे जैसा था जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। वे मेरे अनुमान से कहीं अधिक आदिम हैं, एड्रियन ने उनके समाज को देखते हुए मन ही मन सोचा। उन्होंने पढ़ा था कि बौनों की जाति में जादू के प्रति बहुत कम रुचि थी, इसलिए उनमें से अधिकांश शूरवीर थे जो शारीरिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते थे। यह उनके समाज के लिए एक बड़ा नुकसान था। वे जादुई खेती से लेकर जादू टोने तक रोजमर्रा की जिंदगी में जादू की शक्ति से मिलने वाले अनगिनत फायदों का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। परिणामस्वरूप उनकी सभ्यता ने बड़े पैमाने पर विकास नहीं देखा, बल्कि वे जो कुछ जानते थे उसे निखारने पर ध्यान केंद्रित किया, लोहारी, खनन और लड़ाई। उसने देखा कि कई बौने भट्टियों में काम करते हुए या खनन उपकरण ले जाते हुए उसके पास से गुजरते समय उसे खुली जिज्ञासा और संदेह से घूरते रहते थे। लेकिन जिस तरह से वे उससे प्रश्न करने में हिचकिचा रहे थे तथा जब उन्होंने देखा कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है तो तुरंत पीछे हट गए। उससे ये स्पष्ट था कि वे बौने का बहुत सम्मान करते थे। मानो एड्रियन के मन की बात पढ़कर लाल दाढ़ी वाले बौने ने अपनी चाल धीमी कर दी और उसके साथ चलने लगा। आह, मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? मैंने अपना परिचय नहीं दिया, उसने धीमी आवाज में कहा।
नाम है फोर्डी और मैं हमारे प्रभु का दाहिना हाथ हूँ। उसने यह बात बड़े गर्व से कही और फिर कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, मानव? एड्रियन चलता रहा, उसकी नज़रें पत्थर के नक्काशीदार मेहराबों पर टिकी रहीं। एड्रियन, मैं ज़ारियन के मानव साम्राज्य का राजा हूँ। फोर्डी ने एक पल के लिए सदमे से अपनी सांस रोक ली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एड्रियन को फिर से ऊपर से नीचे तक देखा और इस बार उस युवक की शांत अधिकारपूर्ण उपस्थिति उसे ज्यादा समझ में आई। उसने आगे बढ़ते हुए अपने कदम जारी रखे। वे आगे बढ़ते रहे और कुछ ही देर में प्रभु के भवन में पहुंच गए। यह ज़ारियन या एल्ड्रिथ जैसा कोई विशाल महल नहीं था। ये ग्रेनाइट के विशाल खंडों से बनी एक सरल शक्तिशाली संरचना थी। ये महल से ज्यादा एक इमारत थी और वहां कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था, जो बौनों के अपनी ताकत पर भरोसे का सबूत था। एड्रियन उनकी सादगी से प्रभावित हुआ। उसे बड़े बड़े पत्थर के दरवाजों के पास ले जाकर फोर्डी एड्रियन की ओर मुड़ा। यहाँ रुको, मैं उसे तुम्हारे आने की सूचना दूंगा। एड्रियन ने सिर हिलाया। फोर्डी उस कमरे में दाखिल हुआ जहां एक अकेला बौना एक साधारण पत्थर के सिंहासन पर पालथी मारकर बैठा था और चुपचाप साधना कर रहा था। वह एक शक्तिशाली शरीर वाले व्यक्ति थे। उनकी त्वचा का रंग गहरा भूरा था तथा उनकी काली दाढ़ी में चांदी के छल्ले लगे हुए थे। लॉर्ड डेमियन, फोर्डी ने आदरपूर्वक कहा, जिससे वह ऊपर देखने लगा। एक इंसान आपसे मिलने आया है, फोर्डी ने बताया। वह ज़ारियन का राजा होने का दावा कर रहा है। हमने उसे पहाड़ के किनारे पर पाया जहां उसने, खैर वह खुद आपको बताएगा। फोर्डी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी देखी हुई विचित्र घटनाओं का वर्णन कैसे करे। बौनों के स्वामी डेमियन ने सोचते हुए अपनी लटकी हुई दाढ़ी को सहलाया। हम राजा थेरॉन, उसने धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ फोर्डी को सुनाई दे रही थी। अब उस मूर्ख को मुझसे क्या चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ हिलाया। उसे अंदर आने दो, फोर्डी। बौने ने सिर हिलाया और एड्रियन को अंदर लाने के लिए चला गया। लेकिन जिस क्षण एड्रियन ने दरवाजे से कदम रखा और उसकी नीली आंखें डेमियन की गहरी आंखों से मिली, बौने भगवान अचानक खड़े हो गए। अपने भारी शरीर को चुनौती देते हुए उसने एक विशाल युद्ध हथौड़ा पकड़ लिया जो उसके सिंहासन के पास रखा हुआ था। उसने हथौड़े के बट को पत्थर के फर्श पर जोरदार आवाज के साथ पटका। उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से शुद्ध शत्रुता में बदल गई। मैं ज़ारियन के राजा थेरॉन को जानता हूँ। तुम वह नहीं हो। अपना असली नाम और उद्देश्य बताओ। घुसपैठिए, इससे पहले कि मेरा हथौड़ा तुम्हें बुलाए। प्रमाण। पत्थर के हॉल में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया। फोर्डी, जो दरवाजे के पास घबराया हुआ खड़ा था, अपने दुर्जय स्वामी और असंभव रूप से शक्तिशाली इंसान के बीच फंसा हुआ, मानो खुद में सिमट गया हो। डेमियन का रुख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार हो। हालांकि एड्रियन बिल्कुल स्थिर रहा। उसने न तो कोई झिझका और न ही अपना रुख बदला। इतनी खुली आक्रामकता के सामने उसकी शांत, निश्चिंत उपस्थिति अपने आप में एक शक्ति का प्रदर्शन थी, और यह घमंडी बौनों के स्वामी को भी एक पल के लिए रुकने के लिए पर्याप्त थी। तुम सही हो, एड्रियन ने तनाव को कम करते हुए साफ आवाज में कहा। मैं थेरॉन नहीं हूं। उसने अपनी बात को कुछ देर तक हवा में ही रहने दिया और फिर आगे बोला। राजा थेरॉन मर चुका है। मैंने उसे मारा है। मैं एड्रियन हूं और मैं ज़ारियन का नया राजा हूं। डेमियन की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं। उसके बाद उसने एक छोटी, जोरदार हंसी निकाली जो पूरी तरह से हास्य से रहित थी। हा, मर गया, उसने उपहास किया। थेरॉन मूर्ख था, पर वह एक पारलौकिक जादूगर था। झूठ बोलने वाला लड़का हत्यारे के लिए एक घटिया बहाना है और राजा के लिए तो और भी घटिया। मेरे हॉल से अभी निकल जाओ, इससे पहले कि तुम उन्हें अपने खून से रंग दो। उसने युद्ध का हथौड़ा उठाया। उसका सिर चमक रहा था मानो अभी फटने को तैयार हो। धमकी बेकार नहीं थी। एड्रियन के हाव भाव नहीं बदले। वह समझ गया कि डेमियन जैसा स्वाभिमानी योद्धा राजा, जो अपनी प्रजा का नेता है और जो ताकत और ठोस सबूतों को सबसे ज्यादा महत्व देता है, सिर्फ बातों से नहीं बहकेगा। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए शब्द अर्थहीन है, एड्रियन ने बौने के स्वभाव को स्वीकार करते हुए कहा। तुम्हें प्रमाण चाहिए। एक ही विचार के साथ नीले काले नैनोइड्स की एक लहर, एक दृश्य जिसे केवल फोर्डी ने पहचाना, एड्रियन के शरीर पर बह गई। उन्नत प्रौद्योगिकी ने एक सेकंड के अंश में उसके चारों ओर एक चिकना, शक्तिशाली कवच बना दिया, जो उसकी आंखों के ठीक नीचे रुक गया, जिससे उसकी शांत दृष्टि दिखाई देने लगी। वाह! इससे पहले कि डेमियन अचानक परिवर्तन को समझ पाता, एड्रियन गायब हो गया। बौनों के स्वामी की सहज प्रवृत्ति उस पर चीख पड़ी। उसने घूमने की कोशिश की, अपने विशाल युद्ध हथौड़े को इस्तेमाल करने की, लेकिन वह बहुत देर से पहुंच गया था। एड्रियन पुनः उसके ठीक सामने प्रकट हुआ। उसका बख्तरबंद हाथ डेमियन के दुर्जेय प्लेट कवच के सामने वाले हिस्से को पकड़े हुए था। जिस क्षण उसने संपर्क किया, उसने वार नहीं किया, उसने धक्का दिया। उसके सूट के थ्रस्टर्स एक शांत, हिंसक बल के साथ प्रज्वलित हो गए, जिससे वे दोनों अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ गए, यहां तक कि हवा में रहते हुए भी। टकरा जाना।
डेमियन का शक्तिशाली शरीर, जो अब एक अनिच्छुक प्रक्षेप्य था, उसके अपने सिंहासन कक्ष की मोटी पत्थर की दीवार को तोड़कर उसे 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। अंदर और बाहर मौजूद बौने केवल सदमे और भय से देख सकते थे, क्योंकि बख्तरबंद आकृति ने उनके शक्तिशाली भगवान को हॉल से बाहर और आकाश में धकेल दिया। एक नीली और भूरी लकीर आश्चर्यजनक गति से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में बस कुछ ही सेकंड लगे। तब तक डेमियन ने खुद को संभाल लिया था। यह कोई साधारण लड़का नहीं था, यह एक सच्चा चुनौती देने वाला था। वह इस घुसपैठिए को अपनी असली ताकत का कुछ एहसास दिलाना चाहता था। एक कर्कश गर्जना के साथ डेमियन ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसके आसपास की हवा भारी हो गई, धरती के दबाव से घनी हो गई। उसने चट्टानी शिखर पर अपने पैर जमाते हुए शुद्ध पार्श्विक बल के साथ एड्रियन की पकड़ तोड़ दी। बिना एक क्षण की भी सूचना दिए, अपनी मजबूत काया के विपरीत गति से चलते हुए, उसने अपने युद्ध हथौड़े के शाफ्ट के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रवाहित किया। उसका सिर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से चमक उठा। उसने एकदम सटीक और शक्तिशाली घुमाव के साथ हथौड़ा घुमाया और सीधे एड्रियन के धड़ पर निशाना साधते हुए उसे एक विनाशकारी चाप में घुमाया। बूम! टक्कर बहुत ही भयानक थी। यह कोई मामूली प्रहार नहीं था। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि इससे गतिज ऊर्जा की एक दृश्यमान, आघातकारी लहर निकली, एक कंपन तरंग जो मीटरों तक बाहर की ओर फैली और पर्वत शिखर की चट्टान को चकनाचूर कर दिया। एड्रियन, जो हमले का शिकार हुआ था, उड़ गया। एक काले और नीले रंग का तोप का गोला खाली आकाश में कई 100 मीटर पीछे जा गिरा। इससे पहले कि सूर की उड़ान प्रणाली उसे स्थिर कर पाती, वह हवा में उछलता रहा और वह सन्नाटे में मंडराता रहा। स्थायित्व 92%। उसने अपने पूरे शरीर में हमले का कंपन महसूस किया। कवच ने ज्यादातर प्रत्यक्ष क्षति को नकार दिया था, लेकिन जोर बहुत ज्यादा था। उसने मन ही मन उस प्रहार का विश्लेषण किया। बौने ने उसे सिर्फ जोरदार प्रहार नहीं किया था, उसने हथौड़े में गतिज प्रतिकर्षण प्रभाव डाला था, जिससे वह किसी खाली बर्तन की तरह उस पर वार करके उसे अधिकतम बल से दूर धकेल दिया था और साथ ही उसे कुचलने वाली क्षति को न्यूनतम रखा था। यह एक कुशल, सामरिक प्रहार था। डेमियन पर्वत शिखर से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी और भयंकर थी। बहुत बढ़िया, उसकी आवाज़ दूर तक गूंजी। अब मुझे तुम पर यकीन हो गया। मुझे यकीन है कि तुमने थेरॉन को मार डाला। उसने अपना हथौड़ा कंधे पर रखा, फिर खुद हवा में उड़ गया। उसके पैर मिट्टी की शक्ति से चमक रहे थे। लेकिन अभी तुम्हें मुझसे बराबरी से बात करने का अधिकार नहीं है। इस विशेषाधिकार के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। एड्रियन समझ गया कि बौनों का स्वामी नाराज नहीं था। वह तो बस एक अच्छी लड़ाई चाहता था, अपनी ताकत की असली परीक्षा, और वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एड्रियन को भी ऐसा ही रोमांच महसूस हुआ। उसे खुद को इस तरह परखने का, अपने पावर सूट की पूरी ताकत का इस्तेमाल किसी असली हाथापाई में करने का मौका पहले कभी नहीं मिला था। उसने वॉन के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया था और थेरॉन की लड़ाई उसके सुधार से पहले की थी। लेकिन अब, एक ट्रांसेंडेंट योद्धा और एक साथी नाइट के खिलाफ, एड्रियन जानता था कि उसे वह लड़ाई मिलेगी जिसकी उसे चाहत थी। जैसे ही उसने ओमनिसेंस को पूरी तरह से सक्रिय किया, उसकी आंखें चमकदार नीले रंग की चमक से चमक उठीं। तो फिर मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लॉर्ड डेमियन। एड्रियन की आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तैयार हो जाओ। लड़ाई शुरू हो गई। डेमियन प्रकृति की एक शक्ति था। एक जोरदार गर्जना के साथ उसने अपना हथौड़ा पहाड़ की चोटी पर दे मारा। पहाड़ का रोश, शिखर ही टूट गया और एक छोटे से घर के आकार का एक विशाल चट्टान का टुकड़ा जमीन से उखड़ गया और उल्का की तरह एड्रियन की ओर तेजी से गिर पड़ा। एड्रियन ने चकमा नहीं दिया। उसने उसका सीधा सामना किया। वह आगे की ओर उड़ा, उसकी मुट्ठी पीछे मुड़ी हुई थी और उसका गॉन्टलेट एक अनुनाद मुट्ठी की ऊर्जा से चमक रहा था। उसने उल्कापिंड पर प्रहार किया और कंपन ऊर्जा की एक आघात तरंग उसमें प्रवाहित हुई, जिससे विशाल शिलाखंड चकनाचूर होकर हानिरहित कंकड़ों और धूल के बादल में बदल गया। हाँ, बढ़िया, डेमियन जोर से चिल्लाया। साफ तौर पर उसे मजा आ रहा था। उसने हवा में ही अपना पैर पटका। मिट्टी का खोल, उसके शरीर से जीवित पत्थर फूट पड़ा, जो उसके कवच के ऊपर से बहकर चट्टान जैसी दूसरी, अधिक मोटी परत बना रहा था, जिससे वह एक चलता फिरता किला बन गया। ये युद्ध शैलियों का संघर्ष बन गया, अजेय शक्ति बनाम अछूत प्रेत। डेमियन के हमले व्यापक और विनाशकारी थे। उसने अपना हथौड़ा घुमाया, जिससे जोरदार आघात की लहरें उठीं। उसने जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जमीन पर कच्ची ऊर्जा की दरारें दौड़ गईं। इसके विपरीत, एड्रियन तेज गति की सटीकता का एक धुंधलापन था। उन्होंने प्रेत सीढ़ियों का प्रयोग किया, उनका रूप अस्तित्व में आता जाता रहा, जिससे 1 दर्जन से अधिक छवियां निर्मित हुईं, जिन्हें बौने भगवान ने हताश होकर झटक दिया। एड्रियन की असली ताकत उसकी सर्वज्ञता थी। उसके लिए युद्धक्षेत्र आंकड़ों का एक प्रवाह था। उसने सिर्फ एक बौने को हथौड़ा घुमाते हुए नहीं देखा, उसने डेमियन की मांसपेशियों में मन का प्रवाह देखा।
उसके पत्थर के कवच में बनते सूक्ष्म तनाव फ्रैक्चर देखे और हथौड़े के सटीक प्रक्षेप पथ को उसके घुमाव पूरा होने से 1 सेकंड पहले परिकलित होते देखा। ये पूर्व ज्ञान का चरम रूप था। खड़े रहो और लड़ो, तुम फिसलन भरे भूत। डेमियन ने दहाड़ते हुए अपने हथौड़े को विश्व विभाजक स्लैम में पटक दिया। एक विशाल शॉकवेव फूट पड़ी, लेकिन एड्रियन पहले से ही आगे बढ़ रहा था और उसने वोटेक्स काउंटर का प्रयोग डेमियन पर नहीं बल्कि शॉकवेव पर ही किया। उन्होंने गतिज ऊर्जा की लहर को पकड़ लिया। उनके दस्ताने चमक रहे थे क्योंकि उन्होंने इसे अवशोषित कर लिया था और पुनः निर्देशित कर दिया था। तुम बहुत धीमे हो, एड्रियन ने शांति से कहा। वह डेमियन के ऊपर आ गया, जो अभी भी अपने हमले से उबर रहा था। एड्रियन ने पूर्ण शक्ति वाला ट्विन ड्रैगन स्पाइरल छोड़ा। उसकी मुठियां सर्पिल ऊर्जा का एक धुंधलापन थी जो डेमियन के पत्थर के कवच से टकरा रही थीं। क्रैक क्रैक क्रैक, लगातार केंद्रित हमले के कारण अर्थेन शेल टूटने लगा। डेमियन को एहसास हुआ कि वह गति की लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए उसने दहाड़ लगाई और अपने पैर हवा में जमा दिए और अपनी पूरी ताकत अंतिम बचाव में लगा दी। पहाड़ का दिल, उसका पत्थर का कवच अभेद्य स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठा और वह एक अचल अटूट किला बन गया। एड्रियन जानता था कि वह सिर्फ ताकत से उसे भेद नहीं सकता, उसे सब कुछ एक साथ मिलाना होगा। उसने सर्वज्ञता का इस्तेमाल करके अब ईश्वरीय कवच में सबसे कमजोर बिंदु ढूंढ निकाला, पिछले हमले से कॉलरबोन के पास एक छोटा सा फ्रैक्चर। इसके बाद उन्होंने डेमियन की अपनी तकनीक से निकलने वाली परिवेशीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वोटेक्स काउंटर का उपयोग किया। अंततः उन्होंने उस पुनर्निर्देशित ऊर्जा और पूर्ण शक्तिशाली अनुनाद मुट्ठी को एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित कर दिया। और यह सब 1 सेकंड के भीतर। उसने प्रहार किया। क्रैक, परिणामी प्रभाव सभी को सुनाई दिया। रक्षा तकनीक की सुनहरी रोशनी टिमटिमाकर बुझ गई। पत्थर का कवच सिर्फ टूटा ही नहीं, वह चट्टान और धूल की बौछार के रूप में बाहर की ओर फट गया और केवल केंद्रित प्रतिध्वनि ने उसे अंदर से बाहर तक विघटित कर दिया। डेमियन पीछे की ओर फेंका गया, उसका युद्ध हथौड़ा उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया। वह पहाड़ की एक निचली चट्टान पर जा गिरा। हालांकि उसके शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वह एक पल के लिए वहीं स्तब्ध और निहत्था पड़ा रहा। फिर उसके सीने में एक धीमी सी हंसी फूटी, जो एक विशाल, गूंजती, आनंदित हंसी में बदल गई और पहाड़ों तक गूंज उठी। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर एक विस्तृत, उत्साहित मुस्कान थी। हा 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 हा, अविश्वसनीय, वह मंडराते हुए एड्रियन की ओर देखते हुए चिल्लाया। अपने पूरे जीवन में मैंने ऐसी लड़ाई कभी नहीं लड़ी। आप जीत गए, राजा एड्रियन। आपने अपना अधिकार अर्जित कर लिया है। 3 व्यक्ति। जब एड्रियन और हंसते हुए, उत्साहित डेमियन टूटे हुए पर्वत शिखर से नीचे उतरे और लॉर्ड्स हॉल में वापस आए, तो एड्रियन एक अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गया। लॉर्ड्स हॉल में खुला हुआ छेद, वही दीवार जिससे कुछ मिनट पहले उसने डेमियन को बाहर फेंका था, पहले से ही गतिविधि से भर चुका था। मचान खड़ा किया जा रहा था। बौनों की टोलियां बिना किसी रुकावट के मलबा हटा रही थीं, जबकि कुछ पहले से ही ग्रेनाइट के नए ब्लॉक नाप और काट रहे थे। हथौड़ों और छेनी की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। एड्रियन को सबसे ज्यादा प्रभावित बौनों का व्यवहार देखकर हुआ। उनमें से कोई भी अपने स्वामी के भवन की हालत देखकर घबराया हुआ या हैरान नहीं लग रहा था। वे खुशी से काम कर रहे थे, उनके चेहरे एकाग्रता से भरे हुए थे, मानो उनके नेता के किले की दीवारों को तोड़ देने वाला झगड़ा एक नियमित, अपेक्षित घटना थी। जब उनके प्रभु नीचे उतरे तो उन्होंने ऊपर देखा, सम्मान में संक्षिप्त सिर हिलाया और तुरंत अपने काम पर लौट गए। उनकी गति किसी तरह तेज हो गई। आपके लोग अविश्वसनीय रूप से मेहनती हैं, एड्रियन ने प्रशंसा से कहा, जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े और उसका कवच वापस अपने उपस्थान भंडारण में चला गया। वे बिल्कुल भी विचलित नहीं लग रहे हैं। डेमियन गर्व से फूल गया, उसकी छाती फूल गई। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और दृश्य का निरीक्षण किया। हा यार, एक बौने को हिलाने के लिए उसकी संरचना को थोड़ा नुकसान पहुंचाना ही काफी है। उसने अहंकार के साथ स्नेह से भरे स्वर में कहा, ये कुछ भी नहीं है। काम हमारे खून में है, राजा एड्रियन। ये हमारी हड्डियों में बसा है। जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पहाड़ों के बीच घर बनाया था, तो उन्होंने इसे फूलों के शब्दों या जादू से नहीं बनाया था। उन्होंने इसे पसीने, पत्थर और स्टील से बनाया था। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, जब से हमारी प्रजाति के पहले व्यक्ति ने ये निर्णय लिया था कि मनुष्य की शक्ति उसके हाथों से आनी चाहिए, हवा से फुसफुसाने से नहीं। उसके शब्दों ने एड्रियन के दिल को गहराई से छू लिया, क्योंकि वह हमारी तरह का पहला था। यह एक ऐसे इतिहास का संकेत था जिसे ढूंढ पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। थानाड पर जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर यह कहानी विज्ञान और अराजकता की थी, ब्रह्मांडीय विस्फोटों, आदिम सूप और अरबों वर्षों के विकास की, जो एक कोशिकीय जीवों से मानवता तक पहुंचा। यह एक विशाल, अवैयक्तिक और ईश्वरविहीन कहानी थी, लेकिन यह एक ज्ञात इतिहास था। यहाँ थानाड में यह एक पूर्ण रहस्य था। एड्रियन ने पुस्तकालयों की खूब छानबीन की थी, लेकिन ग्रंथों में केवल प्राचीन साम्राज्यों और जादू टोने की ही बातें थीं।
मनुष्य, कल्पित बौने और बौने कैसे अस्तित्व में आए, इसका कोई जिक्र नहीं था। मानो वे बस प्रकट हो गए हों। उसे हमेशा से शक था कि महान जातियों के नेता इस ज्ञान को अपने पास रखते हैं, और अब वह उनमें से एक के बगल में खड़ा था। उसने मौके का फायदा उठाया। लॉर्ड डेमियन, एड्रियन ने कहा, उसका स्वर आकस्मिक अवलोकन से पूछताछ में बदल गया। आप अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं, अपनी प्रजाति के प्रथम लोगों की। ये नस्लें वास्तव में कैसे अस्तित्व में आईं? क्या आपको कुछ पता है? डेमियन रुका और एड्रियन की ओर मुंह करके देखने लगा। उसने युवा राजा की ओर देखा, उसकी भयंकर आंखें उसे कुछ देर तक घूरती रहीं। तभी उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बंधी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा और उसके सीने से एक जोरदार हंसी फूट पड़ी। ओहो हो, तो इंसानों का नया राजा पुराने सच की तलाश में है। वह गरजा, मुझे अंदाजा था कि तुम्हारे जैसा ताकतवर आदमी सिर्फ बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों से संतुष्ट नहीं होगा। तो तुमने सुना ही नहीं मूल कहानी? एड्रियन ने बस अपना सिर हिलाया। डेमियन की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। यह कोई लंबी कहानी नहीं है। जब हम एक जगह बैठेंगे और थोड़ी शांति से बैठेंगे तो मैं तुम्हें इसका सार बताऊंगा। फिर उसने अपना ध्यान मजदूरों की ओर लगाया। शाबाश दोस्तों, पूरी जान लगा दो। मैं चाहता हूं कि ये दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो। उत्साहपूर्ण घुरघुराहटों और जयकारों की एक स्वर लहरी ने उसका उत्तर दिया। बौनों ने अपने स्वामी को प्रसन्न और सुरक्षित देखकर नए जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। अंतिम स्वीकृति भरे संकेत के साथ डेमियन ने एड्रियन को हॉल के खुले प्रवेश द्वार की ओर वापस आने का इशारा किया। वे सिंहासन कक्ष में वापस आ गए, जिसे कुछ अन्य बौने साफ कर रहे थे। फर्नीचर का एकमात्र टुकड़ा जो अछूता रह गया था, वह था कमरे के बीच में रखा पत्थर का सिंहासन। आसन पर बैठिए राजा एड्रियन, डेमियन ने सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा। आज आपने सम्मान का स्थान अर्जित किया है। एड्रियन हल्के से मुस्कुराया पर सिर हिलाया। यह आपकी सीट है लॉर्ड डेमियन। मैं मेहमान हूँ, कृपया मेरी चिंता न करें। डेमियन जैसे ही कंधे उचकाकर सिंहासन की ओर बढ़ा, एड्रियन ने अपना हाथ बढ़ाया। हवा में एक हल्की सी चमक के साथ एक साधारण कुर्सी अचानक प्रकट हुई और पत्थर के फर्श पर धीरे से टिक गई। डेमियन, जो अभी अभी अपने सिंहासन पर बैठा था, बीच में ही ठिठक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और जबड़े खुले रह गए। वह आश्चर्य से कुर्सी को, फिर एड्रियन को और फिर वापस कुर्सी को घूरने लगा। क्या बात है? वह हकलाया। उसकी तेज आवाज स्तब्ध फुसफुसाहट में बदल गई। क्या तुमने वह कुर्सी हवा से बना दी? एड्रियन शांति से अपनी सीट पर बैठ गया। बिल्कुल नहीं, उसने समझाया। आप कह सकते हैं कि मैंने इसे यूं ही यहां तक पहुंचा दिया। इसमें कोई तात्कालिक रचना शामिल नहीं थी। डेमियन आगे की ओर झुका, विचार में अपनी दाढ़ी रगड़ रहा था। उसका दिमाग इस अवधारणा को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। भंडारण, हवा से, वह बुदबुदाया। मेरे पूर्वजों की निहाई की कसम, यह अब भी एक ऐसा कारनामा है जो मैंने न कभी देखा है और न ही सुना है। जादू प्रकाश और आग तो पैदा कर सकता है, लेकिन कहीं से भी एक ठोस वस्तु खींच लाना। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हैं राजा एड्रियन। मैंने तो कभी उस कवच पर भी सवाल नहीं उठाया जो आपने हमारी लड़ाई के दौरान पहना था। आपने उसे हवा से बिल्कुल इस कुर्सी की तरह प्रकट कर दिया था, बौने ने आश्चर्य से कहा। लेकिन इससे पहले कि हम आपकी अनोखी क्षमताओं के बारे में बात करें, मुझे एक कहानी सुनानी है। एड्रियन कुर्सी पर वापस बैठ गया और बौने भगवान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। डेमियन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसकी आवाज़ धीमी होकर गहरी हो गई, मानो कोई कहानीकार किसी पवित्र किंवदंती को सुना रहा हो। शुरू से ही एक भगवान से दूसरे भगवान को जो कुछ भी हस्तांतरित होता आया है, उन्होंने शुरू किया। थानाड पर सबसे पहले मनुष्य ही रहते थे। हम नहीं जानते कि वे कैसे अस्तित्व में आए। क्या उन्हें किसी देवता ने आकार दिया था या वे मिट्टी से ही उत्पन्न हुए थे? कहानी का वह हिस्सा समय के साथ लुप्त हो गया है। हम बस इतना जानते हैं कि वे साधन संपन्न और विचारशील थे। उन्होंने सबसे बढ़कर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, जादुई जानवरों से इलाके जीते और पहली बस्तियां बसाईं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें जादू का कोई ज्ञान नहीं था। उनके लिए दुनिया एक भौतिक चीज थी जिसे भौतिक साधनों से वश में किया जा सकता था। वह रुक गया और उस छवि को अपने मन में उतारने लगा। फिर एल्व्स आए, बिल्कुल इंसानों की तरह। वे बस उभरे और अपने साथ वे कुछ नया ज्ञान लेकर आए। मन, वे दुनिया में प्रवाहित ऊर्जा को महसूस कर सकते थे और उन्होंने उसे आकार देना सीखा। वह जादू था। एल्व्स स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थे और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उनमें बढ़त है। उनके शिकार हमेशा सफल होते थे, उनकी फसलें ज्यादा फलती फूलती थीं और उनका कौशल बेजोड़ था। वे नई शक्ति के स्वामी थे। डेमियन ने हंसते हुए कहा, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इससे मनुष्य ईर्ष्या और भय से पागल हो गए। इसलिए उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया।
उन्होंने खुद को पूरी तरह से इस शक्ति को समझने के लिए समर्पित कर दिया जिसे एल्व्स इतनी सहजता से इस्तेमाल करते थे, और वर्षों के प्रयास और त्रुटि के बाद उन्होंने अंततः इसे समझ लिया। मनुष्यों ने जादू का उपयोग करना सीखा। वे एल्व्स जितने सुंदर या शक्तिशाली कभी नहीं थे, लेकिन वे चतुर और अनुकूलनशील थे। उन्होंने अपने तरीके, अपने मंत्र खोज लिए और अपने आप में अच्छे अभ्यासी बन गए। लेकिन सभी मनुष्य इस मार्ग से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ धीमी हो गई तथा उनमें गर्व का भाव आ गया। उनमें से एक गुट जादू की इस खोज को कमजोरी मानता था। उनका तर्क था कि एल्व्स की शक्ति का पीछा करके इंसान अपनी शक्ति को त्याग रहे हैं। उनका मानना था कि असली ताकत प्रकृति को झुकाने के लिए शब्दों का जाप करने में नहीं, बल्कि अपने शरीर की शक्ति, अपने दिमाग की कुशाग्रता और अपने हाथों में मौजूद मजबूती में है। वे जादू पर बढ़ती निर्भरता को एक बैसाखी की तरह देखते थे। यह मतभेद एक बड़े मतभेद में बदल गया। ये गुट, जो शारीरिक कौशल के पुराने तरीकों पर अड़े थे, अलग हो गए। उन्होंने उपजाऊ मैदानों और हरे भरे जंगलों को अपने जादू टोने के दीवाने भाइयों के लिए छोड़ दिया और सबसे कठोर, सबसे निर्मम वातावरण की ओर कूच कर गए जो उन्हें मिल सका, पहाड़। उन्होंने घोषणा की कि वे दुनिया से शक्ति उधार नहीं लेंगे, वे इसे अपनी शक्ति से जीतेंगे। डेमियन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। और यही इसकी असली वजह है, दोस्त। पहाड़ों में उन्होंने पाया कि वे कल्पित बौने और दूसरे इंसानों की तरह बाहरी तौर पर मन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मन अभी भी वहाँ था। इसलिए सदियों से उनके शरीर इसके अनुकूल होते गए। इसे बाहर फेंकने के बजाय उनके शरीर इसे अंदर ही सोखने लगे। यह उनकी हड्डियों में बस गया, उनकी मांसपेशियों को कठोर बना दिया और उनकी आत्माओं को मजबूत बना दिया। उन्होंने जादू करना नहीं सीखा, उन्होंने जीवित किले बनना सीखा। ये गुट, राजा एड्रियन, वे बौने बन गए। अंततः अपनी कहानी पूरी करने के बाद वह अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया। तो अब देखिए, हम एक ही पेड़ की 3 शाखाएं हैं। कल्पित बौने, शुद्ध जादू के उस्ताद। मनुष्य, हर काम में निपुण, हर चीज में दखलंदाजी करने वाले। और हम, उन्होंने अपनी छाती पर जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, बौने, पत्थर और स्टील के भौतिक रूप के उस्ताद, जिन्होंने दुनिया की ऊर्जा को अपने अंदर मोड़कर खुद को हथियार बना लिया। एड्रियन ने बौने भगवान की कहानी को समझते हुए अपने अंदर समझ और एहसास की लहर महसूस की। कहानी का विशुद्ध, प्रतिमान परिवर्तनकारी भार उसके लिए एक झटका था। ये जानकर कि बौने, एक इतनी विशिष्ट और गौरवशाली जाति, मनुष्यों से उत्पन्न हुई थी। यह एक तरह से विकास था, लेकिन उसका एक तीव्र, निर्देशित और जादुई रूप जिसे उसका वैज्ञानिक मन पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह एक आकर्षक, लगभग अविश्वसनीय अवधारणा थी। लेकिन जैसे जैसे उनका दिमाग काम करता गया, उनके द्वारा पढ़े गए इतिहास में विसंगतियां सामने आने लगीं। कुछ तो समझ नहीं आ रहा। मानव राज्यों की इतिहास की किताबें तीनों जातियों के बीच हुए महायुद्धों की कहानियों से भरी पड़ी हैं। और अगर डेमियन और शायद बाकी लोग भी यह मानते थे कि पहले लोग संयोग से अस्तित्व में आए थे, तो फिर देवी की सार्वभौमिक पूजा कैसे शुरू हुई? अगर उनकी रचना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो उन्हें इतना सम्मान क्यों दिया गया? उसके मन में सवाल कौंध रहे थे, जवाब मांग रहे थे। उसने डेमियन को जोर से ये सवाल बताए। बौने भगवान ने अपनी लतों वाली दाढ़ी को सहलाया और एक गहरी, ज्ञानपूर्ण हंसी उसकी छाती में गूंज उठी। ओहो, मुझे उम्मीद थी कि तुम यही पूछोगे, उसने चमकती आंखों से कहा। देखो, हमारी देवी असल में देवी नहीं है। एड्रियन समझ गया कि यह किस ओर जा रहा है, लेकिन वह ध्यान से सुनता रहा। इससे मेरा मतलब है, डेमियन ने अपनी आवाज़ को एक गोपनीय फुसफुसाहट में बदलते हुए कहा, ये कि हमारी देवी किसी दूसरे ग्रह से आई कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। वह शुरू में भी एक इंसान थी और अब भी है। बस एक इंसान, तुम्हारे पूर्वजों की तरह। एक ऐसी इंसान जो इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने ताकत की हमारी परिभाषा को ही पार कर लिया। तीनों जातियों के स्थापित हो जाने के बाद कुछ समय के लिए तनावपूर्ण शांति छा गई। लेकिन तब हम सभी युवा जातियां थीं और घमंड से भरी हुई थीं। एल्व्स मनुष्यों के जादू के प्रयोग को अशिष्ट मानते थे। मनुष्य एल्व्स की परंपराओं को अहंकारी मानते थे। और वे दोनों हम बौनों को गुफाओं में रहने वाले जिद्दी सन्यासियों से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। उनके अहंकार ने संघर्ष को जन्म दिया और एक महायुद्ध, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने पूरी दुनिया को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। तभी हमें जादुई जानवरों के खतरे का सही सही अंदाजा हुआ। जागृत और उत्तेजित होकर वे दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों से उभरे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वे हम में से किसी से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उनकी संख्या रोजाना बढ़ती जा रही थी और हमारी तीनों जातियों को निगल जाने का खतरा पैदा हो रहा था। ये केवल तब हुआ जब संपूर्ण विनाश का सामना करना पड़ा, तब थानाड का पहला और एकमात्र सच्चा गठबंधन बना। उसने एड्रियन की ओर गंभीर भाव से देखा। हम साथ साथ लड़े। मानवीय कौशल, एल्वेन जादू और बौने का इस्पात, सब मिलकर एक ही दुश्मन के खिलाफ हो गए। लेकिन ये काफी नहीं था। हम हार रहे थे।
उस आखिरी हताश क्षण में ही हमारी देवी, जो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी और दुनिया को उसके हाल पर छोड़ चुकी थी, वापस लौटी। उसने हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ा, डेमियन ने विस्मय से भरी आवाज में कहा। उसकी शक्ति ऐसी चीजों से परे थी। एक ही बार से उसने तीनों महाद्वीपों को अपनी अपनी सीमाओं में बंद कर दिया और जानवरों के झुंड को अलग थलग कर दिया। फिर उसने सीमाओं पर एक संरचना स्थापित की, एक ऐसी कुंजी जिसका उपयोग हम दूसरी ओर पहुंचने और अपनी शर्तों पर लड़ाई समाप्त करने के लिए कर सकते थे। और हमारी जीत के क्षण में, जब हमने अंततः भूमि को साफ कर लिया, तो वह हम सभी के सामने एक आखिरी बार एक चेतावनी देने के लिए प्रकट हुई कि यदि हमने कभी भी अपने छोटे मोटे झगड़ों से विश्व के संतुलन को खतरे में डाला, तो वह हमें परिणामों से बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगी। डेमियन ने आह भरी, कहानी की आग उसकी आंखों से फीकी पड़ गई। युद्ध के बाद गठबंधन टूट गया। हमारे कोई साझा दुश्मन नहीं रहे। एल्व्स अपने जंगलों में लौट गए, इंसान अपने मैदानों में और हम अपने पहाड़ों पर। उसने जो अवरोध बनाए थे वे हमारी सीमाएं बन गए और हमारी एकता की यादें एक मिथक में बदल गईं। ऐसा लगता है आज तक एड्रियन ने जो कुछ सुना था उसके बाद उसे सचमुच ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बात बिल्कुल तार्किक थी। देवी उसी स्तर की थी जिस गारोक देवता से उसका सामना हुआ था। वे सच्चे दैवीय प्राणी नहीं थे जैसा कि उनकी पुरानी दुनिया के धर्मों ने वर्णित किया था, बल्कि वे केवल ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी बाकी जातियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए थे। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहाँ और भी कितना कुछ है। विशाल आकाशगंगा में रहने वाले अनगिनत अन्य प्राणियों की तुलना में ये प्राणी वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। कहानी सुनने के बाद उन्हें पता चला कि यह उनके अपने महान लक्ष्य की नींव रखने के लिए सही अवसर और सही संदर्भ था। डेमियन, एड्रियन की पुकार सुनकर बौनों का स्वामी अचानक अपने आत्मचिंतन से बाहर आया। उसने एड्रियन की ओर मुंह किया। कुछ, तुम मेरे साथ कैसे आना चाहोगे? एड्रियन ने पूछा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन एक अदम्य शक्ति से भरी हुई थी। डेमियन के चेहरे पर उलझन का भाव उसे आगे बोलने के लिए काफ़ी था। मेरे साथ आओ, आइए थानात को एक बार फिर एकजुट करें, किसी साझा दुश्मन के खिलाफ एक अस्थायी गठबंधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक एकीकृत राज्य के तौर पर। मेरे संरक्षण में आओ, तुम और तुम्हारे लोग, और मैं तुमसे वादा करता हूँ आने वाले सालों में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और आज लिए गए अपने फैसले की कद्र करोगे। डेमियन दुविधा में था। वह अपने सिंहासन पर पीछे झुक गया, अपनी दाढ़ी सहला रहा था, उसका मन स्पष्ट रूप से इस दुस्साहसिक प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। यह अच्छी बात होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता। मनुष्य, कल्पित बौने और बौने फिर से एक साथ रह सकें और काम कर सकें। उसने एड्रियन की ओर देखा, उसकी आंखें एक बार फिर तेज और विश्लेषणात्मक हो गईं। लेकिन क्यों? अभी क्यों? क्या तुम मेरी कहानी से इतने प्रभावित हो गए कि तुम्हें अचानक प्रेरणा मिल गई? या तुम्हारे इस भव्य प्रस्ताव के पीछे कोई और छिपा हुआ लक्ष्य है? एड्रियन ने एक हल्की, जानबूझकर मुस्कान बिखेरी। नहीं, मैंने तो तुम्हारी कहानी से पहले ही तुम्हें ये प्रस्ताव देने की सोची थी। वह आगे झुका, उसकी नीली आंखें डेमियन की आंखों से टकरा गईं और उनके बीच एक खामोश चुनौती दौड़ गई। आखिरकार एड्रियन ने कौतूहल भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि मैं पहली बार तुम्हारे इलाके में क्यों आया था?